मैं आपको आज तक लिखवाया हूँ सुपरलेटिव चीजें ना। योग के आदि पुरुष कौन थे, योग की रचना किन्होंने की, कितने सूत्र थे, कितने हिस्से थे। उसके बाद ये हिस्सा इसका हो गया, ठीक है, सुपरलेटिव। सेकंड हिस्सा जहाँ से प्रश्न आने का चांसेस है वो है अष्टांग योग। इसको हम लोग अच्छे से डील कर लिए हैं, है ना, अष्टांग योग से। तीसरा जो हिस्सा आने का वो है सूर्य नमस्कार से। सूर्य नमस्कार से आने का चांस है। ठीक हो गया बात। इसके अलावा जो चौथा हिस्सा इसमें बचेगा वो है आसन। आसन जो इसमें अलग अलग आसन दिए हुए हैं ये, इसमें मैंने ये पढ़ा दिया है, ये पढ़ा दिया है, ये आज पढ़ा दूंगा। इसके अलावा बाकी जो एक्स्ट्रा जो आसन है इसको आप लोगों को पढ़ना है। जिस हिसाब से वही क्वेश्चन हर दिन बताता हूँ वैसी क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए भोजन उपरांत, भोजन करने के पश्चात कौन सा वह आसन है जिसमें हमें बैठ सकते हैं, जिसका हमें उपयोग करना चाहिए। तो कौन सा योगासन है, वज्रासन। कौन सा, वज्रासन। तो ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछेगा, समझ में आ गई बात। तो इसमें से 4 सेक्शन से क्वेश्चंस पूछने का है, 3 सेक्शन बताए हैं, इसमें आप लोग आसन को इसी पीडीएफ से तैयार कर लेंगे, ठीक। इसके अलावा एक हिस्सा बचता है कॉमन सेंस वाला, जिससे प्रश्न आ सकता है। जब योग कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, योग करने से क्या क्या शरीर को फायदा होता है, अब ये सब चीजें बताएंगे, है ना। तो अपने दिमाग से बन जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं आज सूर्य नमस्कार, स्पेशली आपके भैया लिखा हुआ है सिलेबस में, इसलिए हम सूर्य नमस्कार की ओर चलते हैं। सूर्य नमस्कार को देखते हैं अच्छे से। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार 12 आसनों का योग है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक जहां से पूछा गया है, इस पहले लाइन से ही क्वेश्चन बन गया है अभी तक में। पूछा है सूर्य नमस्कार में कुल कितने आसन हैं, तो क्या बताएंगे, 12 आसन है। कितने आसन हैं, 12 आसन है। कितने आसन बताइए, 12 आसन। इसी को हर बार पूछा है, लगातार 10-12 बार क्वेश्चन आ चुका है अभी तक के छत्तीसगढ़ में जो भी एग्जाम हुए हैं, सब जगह क्वेश्चन पूछा है कि सूर्य नमस्कार में कुल कितने आसन है, 12 आसन है। 12 आसन क्या है, जब आप नॉर्मल सीधे खड़े हैं उस स्थिति से चालू होकर के नीचे जाना, फिर नीचे से वापस सीधे खड़े होने तक का पूरा आसन 12 है। इसका मतलब 6 स्टेप हैं, वही आप करते हुए नीचे जाते हैं, फिर 6 करते हुए ऊपर आ जाते हैं। तो इसलिए 6 आसन को 2 बार रिपीट किया जाता है, तो 6 दूनी 12 हो जाता है। इसलिए इससे क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य नमस्कार में कुल कितने मंत्रों का जाप किया जाता है। तो मंत्र कितने हो जाते हैं, 6। आसन कितने हैं, 12, और मंत्र कितने हैं, 6। क्लियर हो गई बात, ध्यान रखेंगे इस बात का भी। सूर्य नमस्कार 12 आसनों का योग है, इसमें शरीर के संपूर्ण अंगों का आसन होता है। इससे शरीर में आत्मविश्वास, आत्मबल की वृद्धि एवं शरीर के समस्त विकार दूर हो जाते हैं। सूर्य से प्रार्थना करें कि हे सूर्य भगवान, हमारे अंदर आत्मबल व मनोबल की वृद्धि हो, इस भाव से सूर्य का ध्यान करें। ओम श्री सावित्री सूर्य नारायण नमः कितने बार बोलना चाहिए आपको, 3 बार बोल करके शुरुआत करते हैं। क्लियर हो गई बात ना, ध्यान रखें कितने बार बोलकर शुरुआत करते हैं, 3 बार। कितने बार, 3 बार। अब इसको बहुत ध्यान देखिएगा, जहाँ क्वेश्चन पूछेगा उस सेक्शन को हाईलाइट कर रहा हूँ। प्रथम अवस्था क्या बोलता है, प्रणाम अवस्था। तो प्रथम अवस्था का नाम क्या है, अगर पूछ देगा तो क्या बताएंगे, प्रणाम अवस्था। तो लिखिए सामने में लिख लीजिए, सूर्य नमस्कार हेडिंग डालेंगे, उसके अंदर लिख लीजिए टोटल 12 आसन, ये मंत्र 3 बार, इसको लिख लीजिए जिसको अलग से हाईलाइट कर रहा हूँ मैं। 12 आसनों का योग है। ओम श्री सावित्री सूर्य नारायण नमः 3 बार। 2 चीजें भी आप लोग लिख लीजिए पहले कॉपी में, ठीक है। और अगर ध्यान से देखेंगे, प्रथम अवस्था को किस नाम से जाना जाता है, अगर क्वेश्चन थोड़ा अंदर से पूछना चाहेगा तो यही आपसे पूछेगा। सूर्य नमस्कार में जो प्रथम अवस्था है उसका नाम किस नाम से जानते हैं, तो क्या बोलेंगे, प्रणाम आसन के नाम से। किस नाम से, प्रणाम आसन, क्योंकि सबसे पहले आपको सूर्य भगवान को प्रणाम करना है ना। Yes। तो पहला आसन क्या है, प्रणाम आसन। पहला क्या है, प्रणाम आसन, देख रहे हैं प्रणाम कर रहे हैं। Yes। पहला आसन क्या है, प्रणाम। प्रणाम आसन के पश्चात इसमें जो मंत्र जाप करते हैं ओम मित्राय नमः, क्या है इसमें मंत्र, ओम मित्राय नमः। द्वितीय अवस्था को किस नाम जानते हैं, तो लिखिए प्रथम आसन, उसके सामने वो लिख दीजिए प्रणाम आसन ऐसा। टोटल 12 के बगल में ऐसा पहले 12 वाला लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। प्रथम अवस्था के बगल में लिखिए प्रणाम आसन, द्वितीय अवस्था के बगल में लिखिए हस्त उत्तानासन। इसका बेनिफिट बताऊंगा, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा इससे। द्वितीय अवस्था का नाम लिखिए, रिकॉर्डिंग चालू कर दिए शुभम, लाइव करना था क्या आज, तो लाइव शेड्यूल हुआ है, शेड्यूल नहीं हुआ है, यूट्यूब में देखो तो शेड्यूल हुआ है कि नहीं, देख ले, रुको रुको रुको, देख लेता हूँ। नहीं हुआ तो फिर लाइव नहीं होगा।
पानी गिरना चालू हो गया ना? शेड्यूल नहीं हुआ है, वो रिकॉर्डिंग करके डल जाएगा फिर। चलो, क्लियर हो गई बातें? तो जैसे बता रहा हूँ सटीकता के साथ वैसे ही पढ़ते चलिएगा। द्वितीय अवस्था का नाम क्या है? हस्त उत्तानासन। तो इस डायग्राम को भी याद रखिए। हाथ प्रणाम किया आप, याद रखने थे, पहले प्रणाम किए तो पहला अवस्था प्रणाम अवस्था। हाथ, हस्त माने हाथ को उत्तर की ओर लगे, उत्तर माने ऊपर की ओर लगे, तो हस्त उत्तानासन माने पीछे करते हुए, जो आपको इसमें दिखा था ये वाले में दिख रहा है, हस्त को उत्तर की ओर ले जाना, तो हस्त उत्तानासन याद रहेगा सेकंड अवस्था। यस, वैसे ही समझ के याद कीजिए तो रटना नहीं पड़ेगा। और उसमें क्या बोलते हैं? ओम रवये नमः। क्या बोलते हैं? ओम रवये नमः। ये रवि, रवि किसके लिए? रवि के लिए। रवि माने सूर्य भगवान, है ना? तो उसको मंत्र को लिखते चलेंगे ना, यही तीन चीज लिखेंगे, एक दो तीन, एक दो तीन, ऐसा लिखते चलेंगे एक ही लाइन में। ठीक है, एक ही लाइन लिखिएगा। प्रथम अवस्था प्रणामासन, बगल में मंत्र ओम मित्राय नमः। द्वितीय आसन, द्वितीय अवस्था हस्त उत्तानासन, बगल में मंत्र लिखेंगे ओम रवये नमः। तृतीय अवस्था लिखेंगे, तृतीय अवस्था पाद हस्तासन। क्या लिखेंगे? पाद हस्तासन। पाद हस्तासन, उसके बगल में लिखेंगे ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। चौथा अवस्था लिख लेंगे अश्व संचालनासन, ओम भानवे नमः। चौथा है घोड़ा वाला, ऐसे करके याद रखेंगे। चौथा है घोड़ा वाला अश्व संचालनासन। हो गया? ओम भानवे नमः। अगला है पंचम अवस्था पर्वतासन। प से पंचम, प से पर्वतासन। क्या बोलेंगे? प से पंचम, प से पर्वतासन। चौथे में क्या था? अश्व वाला था, चार घोड़ पैर पे कौन चलता है? अश्व, ऐसे याद रख लेंगे। ओम खगाय नमः। खग, पक्षी, खग। ओम खगाय नमः। अब देखिए छठवां आसन। छठवां आसन है अष्टांग नमनासन, माने अष्टांग प्रणाम बोलते हैं ना, अष्टांग प्रणाम कीजिए, सष्टांग प्रणाम कीजिए, वही छठवा है। छह में आठ का बात कर रहे हैं, षष्टम में अष्टम का बात कर रहे हैं, देखें षष्टम में अष्टम का बात, षष्टांग में अष्टांग का बात कर रहे हैं। तो हम षष्टांग प्रणाम करते हैं, उसकी जगह अष्टांग नमनासन बोल दिया है। ओम पुष्णे नमः। ओम पुष्णे नमः। ठीक है, अगला है सप्तम अवस्था, जिसका नाम है भुजंग आसन। क्या है अगला? सप्तम अवस्था भुजंग आसन। भुजंग माने सर्प वाला आसन, सांप। ये देखिए ये वाला सांप की तरह आकृति, सांप ऐसे फन फैलाता है ना, यस। तो सातवां में भुजंग आसन, सांप की तरह फन फैलाने जैसा। ओम हिरण्य गर्भाय नम, गर्भाय नमः। ओम हिरण्य गर्भाय नमः। हो गया? अगला लिखेंगे अष्टम अवस्था में पर्वतासन, पर्वत की तरह बन जाना, अडिग। ओम मरीचये नमः। हम्म, तो अब रिपीट को बताया था ना, अब रिपीट होगा ना, वापस जाएंगे ना हम लोग करते करते, अब तो रिपीट होना ना, बताया ना, इसलिए तो छह करते हुए नीचे आएंगे, फिर उसी को रिपीट करते हुए ऊपर जाएंगे। चित्र भी दिखाएंगे, पहले लिख लो, चित्र दिखाएंगे, समझ में आ जाएगा। उसमें लिखेंगे ओम मरीचये नमः। नवम अवस्था है अश्व संचालनासन। आपको पता चल जाएगा कहाँ तक सेम याद रखना है, फिर रिपीट चल रहा है ना, इसलिए बोलो हम 12 का एक के नीचे एक लिख लो। नवम अवस्था है अश्व संचालनासन। यही तो बेनिफिट है, पढ़ने के बाद फिर टेंशन नहीं रह जाता, नहीं पढ़े तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, पढ़ लिया सब बनना है कि नहीं? अश्व संचालनासन। ओम है ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। दसम अवस्था है पाद हस्तासन। पीछे चल गए, पाद हस्तासन में आ गए तीसरे वाले में। पाद हस्तासन लिख लीजिए दसम के बाद। ओम सवित्रे नमः। ओम सवित्रे नमः। 11वां है एकादश, एकादश अवस्था हस्त उत्तानासन, जो हाथ हम लोग ऊपर किए थे, हस्त उत्तानासन। और फिर आ जाएगी आपका, उसमें मंत्र लिखेंगे ओम अर्काय नमः। क्या लिखेंगे? ओम अर्काय नमः। लास्ट में 12वां अवस्था, द्वादश अवस्था प्रणाम आसन, ओम भास्कराय नमः। क्लियर हो गई बातें?
इस तरीके से, जिस तरीके से आप भैया हाथ सामने प्रणाम, फिर हाथ पीछे, फिर पैर पीछे, इस तरीके से करते हुए चल जाते हैं, जैसे नीचे जाते हैं वैसे ही नीचे से फिर ऊपर आते हैं। ठीक हो गई बात। तो आपने प्रणाम से चालू किया था, वापस प्रणाम में पहुंच गए, इस तरीके से रिपीट होता चलता है। और आप देख के बताइए किस आसन के बाद वो रिपीट होना चालू हुआ है, कब इनवर्स हो रहा है? हाँ, नहीं नहीं, उससे पहले कौन से आसन के बाद रिपीट हो रहा है? सप्तम ना। तो इसी बात को ध्यान रखना, उसको अलग से स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि 6 तो हो गया, अब 7वें के बाद रिपीट होगा, है ना, क्योंकि 12 है टोटल। तो 6 के बाद 7वें के बाद से रिपीट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए। अब आप इस बात को ध्यान रखेंगे, एग्जाम में यही प्रश्न देखने मिलेंगे आपको, एग्जैक्टली बता दे रहा हूँ मैं, प्रश्नों का लैंग्वेज यही रहेगा, प्रश्न भी यही रहेंगे। तो इस पीडीएफ में जो क्वेश्चन लिखे हैं ना, इसी क्वेश्चन को एग्जिटिव देगा और उसका 4 ऑप्शन आपको बना करके देने वाला है। इस पीडीएफ को बहुत सिंसियरली पढ़ लेना। सूर्य नमस्कार में कुल कितने क्रियाएं होती हैं, तो कुल 12 क्रियाएं आपको पढ़ ली हैं। सूर्य नमस्कार करने का उचित समय क्या है, सुबह सुबह प्रातः काल करना चाहिए, सब ऊपर पढ़ेंगे थ्योरी में। सूर्य नमस्कार का अभ्यास किसे नहीं करना चाहिए, तो जो पेशेंट है हार्ट वार्ट का किसी और बीमारी से ग्रसित है, जिसको डॉक्टर मना किया उसको नहीं करना चाहिए। ऐसी ये हो गया, ये छोड़ दीजिए। अलग अलग क्रिया है, 2 5 7 में बनने वाले आसन की स्थिति बनवाएं एवं आसन का नाम बताएं, वो सब आसन का नाम आप लोग बता लेंगे, ये पूछ सकता है। मगर उसमें जो दूसरे नंबर का आसन है उसमें कौन सा आसन होता है जो आपको नाम लिखवाया हूं मैं, 5वें में कौन सा हो सकता है, 7वें में कौन सा हो सकता है, ये पूछ सकता है। क्लियर हो गई बात ना? सूर्य नमस्कार को भी हम लोग पहले डील कर लेते हैं, फिर इसको ये जैसे एज इट इज जो लिखा है, ये एज इट इज इससे क्वेश्चन पूछेगा, जो बोला कॉमन सेंस से क्वेश्चन आएगा, तो यहीं से आएगा। डीएलएड प्रथम वर्ष में पूछेगा विद्यार्थी और शिक्षार्थियों के लिए उपयोगी सुझाव, तो वो रहे योग व्यायाम करना चाहिए, साफ सफाई करना चाहिए, भोजन करना चाहिए, विश्राम करना चाहिए, सदाचार होना चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। सफल लोगों की 7 अच्छी आदतें कौन कौन सी हैं, उसमें 4 ऑप्शन देगा। पहल करो, मंजिल सामने रखो, जरूरी काम पहले, अच्छी बातों को लेने देने, दूसरों की सुनो समझो, मिलकर करें, धार पे नहीं करें। स्वस्थ रहने के 6 सुझाव क्या क्या हो सकते हैं, वायु, जल, सलाद, कच्चा भोजन, गुड़, दूध और हंसना। ये क्वेश्चन ऐसी बनेगा तो लोग ये तो कोई पढ़े नहीं थे, यहीं से क्वेश्चन आएगा ये। और जो नहीं पढ़ रहे हैं उनसे बनेगा भी नहीं फिर उस समय, क्योंकि इसमें ऐसी इसी से मिला जुला और भी चीज आपको डालेगा जुलेगा कि यार ये हो सकता है ना। इसलिए भैया इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ना, जिसको बताते चल रहा हूँ। विद्यार्थियों के लिए स्मरण शक्ति एग्जैक्टिव ये क्वेश्चन बन के आएगा, बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि अब शिक्षा में बाल मनोविज्ञान में शिक्षक कौन कौन ग्रहण करता है, विद्यार्थी। तो विद्यार्थी जुड़ा बात ही पूछेगा यहाँ पर, है ना। विद्यार्थियों के लिए स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, क्योंकि हर बच्चे का प्रॉब्लम है कि सर मैं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ और भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ, तो इसलिए तो बना रहा है कि अगर आपको स्मरण शक्ति बढ़ाना है, याददाश्त अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, तो कौन कौन सा आसन करना चाहिए, भ्रामरी प्राणायाम, यही ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए भ्रामरी प्राणायाम। ऑप्शन 2 लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ना। ऑप्शन 3 वज्रासन में ज्ञान मुद्रा में बैठिए, वज्रासन बैठे खाने के बाद फिर ज्ञान मुद्रा में रह जाइए। प्रतिदिन 2 मिनट पैरों के तलवों की मालिश करना चाहिए, ताली बजाना चाहिए। याद की जब आप मेरे पता नहीं उस क्लास में रहते कि नहीं, जब सुबह सुबह क्लास लेता हूँ ताली बजवाता हूँ मैं, कई बार शाम के क्लास में बजवाता हूँ जब लोग बोर हो जाते हैं तो, है ना, इसीलिए ताकि आपका दिमाग एक्टिव रहे। तो 5 चीज देगा और इसमें से कोई 4 चीज लिख के दे देगा या 3 चीज, और नीचे लिख देगा उपरोक्त सभी, या कुछ गलत डाल के बोलेगा इनमें से कौन सा नहीं है, तो उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा वैसे ही, ठीक है। यह देखिए एग्जैक्ट एज इट इज यही क्वेश्चन उठ के आएगा। भोजन पाचन में सहायक है कौन सा आसन, वज्रासन। भोजन के उपरांत कौन सा आसन करना चाहिए, वज्रासन। ऊंचाई बढ़ाने हेतु आपकी हाइट को लंबा करना है, तो कौन कौन सा आसन क्रियाशील है, तो ताड़ासन, हलासन, सर्वांग पुष्टि। क्लियर हो गई बात ना, यही से क्वेश्चन आएगा जो बता रहा हूँ, एकदम ध्यान देते चलिए, बहुत ज्यादा चांस यही से क्वेश्चन आए। संतुलन एवं एकाग्रता हेतु कौन कौन सा आसन है, तो बकासन, बकासन। बकासन में बकुले के समान ध्यान होना चाहिए, बगुला एक पैर पे खड़ा रहता है, मछली पानी में से दिखता रहता है, जैसी मछली आती फट से पकड़ लेता है ना, उसी ऊपर बगुले के समान ध्यान होना चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। कौवे के समान चेष्टा हो, कौवे के समान चेष्टा का मतलब क्या है कि कौवा जिस चीज को पाना चाहता है उसको पा के ही रहता है। याद कीजिए बचपन की वो कहानी, मटके में पानी पीना था, पानी नहीं था तो एक एक कंकड़ डाल डाल के पानी को ऊपर करता है, तब जाकर पानी पीते। इसका मतलब चाहत तो वैसी ही होती है। पानी अगर नहीं पी पा रहा है तो भले कंकड़ उठा के लाना पड़े मेरे को, 1000 कंकड़ उठाऊंगा, पर पानी तो पी के रहूंगा। ऐसी आपके अंदर भी कौवे के समान चेष्टा होना चाहिए, अधिकारी तो बन के रहूंगा, ये हो गया काक चेष्टा। तो दूसरा विद्यार्थी का लक्षण होता है बको ध्यानम। बको ध्यानम तो बगुले के समान ध्यान। बगुला अगर अगल बगल आंधी चल रहा है तो 5 कोई मतलब नहीं, पानी में इतना ध्यान से देखता है, पानी के अंदर की मछली को चोट से पकड़ लेता है वो तैरती हुई मछली को। तो बगुले के समान ध्यान होना चाहिए, ठीक हो गई बात ना।
तो काकचेष्टा बकोध्यानम विद्यार्थी का दूसरा लक्षण। काकचेष्टा बकोध्यानम श्वान निद्रा, श्वान मतलब होता है कुकुर, कुत्ता, उसके समान आपका नींद होना चाहिए। मतलब विद्यार्थी को कभी भी कम सोने वाला होना चाहिए, ज्यादा सोने वाला विद्यार्थी नहीं होना चाहिए। जो ज्यादा सो रहा है वो विद्यार्थी का गुण ही नहीं है, विद्यार्थी बहुत कम सोने वाला होना चाहिए, कुत्ते के समान नींद होना चाहिए, तुरंत जब भी जाके तुरंत एक्टिव मोड में जागे। क्लियर हो गई बात ना? जैसे श्वान निद्रा। तथैवच अल्पाहारी मतलब कम भोजन करने वाला होना चाहिए। जो ज्यादा भोजन कर रहे हैं, जैसे ज्यादा भोजन करेंगे शरीर भारी लगेगा, शरीर का अधिकांश ऊर्जा भोजन पचाने में ही लग जाएगा, तो आपको भोजन पचाने में ऊर्जा निकल जाएगा, तो आपको एनर्जी कम फील होगा, तब थके थके ज्यादा सोएंगे, ज्यादा सोएंगे तो सब चीज बिगड़ गया। इसलिए भैया विद्यार्थी को अल्पाहारी होना चाहिए, कम खाना खाने वाला होना चाहिए। ठीक हो गई बात, ताकि शरीर हल्का रहे, तुरंत भैया वो कुछ भी काम के लिए एक्टिव रहे। हो गया। और लास्ट में है आपका कांक चेष्टा बकोध्यानम स्वान निद्रा तथा अल्पाहारी। और सबसे लास्ट जो आप सब करके आए हैं, गृह त्यागी। क्या? गृह त्यागी। जो विद्यार्थी विद्या के अर्जन के लिए, विद्या की प्राप्ति के लिए गृह नहीं त्याग सकता, घर नहीं छोड़ सकता, वो विद्यार्थी विद्यार्थी बनने के लायक नहीं है। मतलब अगर आपको उचित ज्ञान चाहिए तो आपको कितने भी कोस दूर में भैया अगर आपसे ज्ञान जहाँ मिल रहा है वो है, तो आपको घर छोड़ के जाना चाहिए, आपको माया मोह में फंस के नहीं रहना चाहिए। ये हो गई बात ना? यस, ये बात का ध्यान रखेंगे। इसलिए विद्यार्थी के 5 अक्षर क्या क्या है, तो बोलिए मेरे साथ। काक चेष्टा बको ध्यानम, बोलिए। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा। क्या बोलेंगे? काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा। तीनों एक साथ बोलो। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। क्लियर हो गई बात ना? ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी आपको लगे कि मैं सही विद्यार्थी हूँ कि नहीं, तो देखिए इसमें से क्या चीज मैं नहीं कर पा रहा हूँ, है ना? याद रखिएगा। तो ये पूरा संतुलन। अब आते हैं यहाँ पर, ऊंचाई बढ़ाने वाला हो गया। हृदय स्वस्थ रखने के लिए कौन कौन सा आसन लाभदायक है, तो हृदय गति इंजन दौड़ और सर्वांगासन। ठीक हो गई बात ना? यस। संतुलन एवं एकाग्रता हेतु बकासन, वृक्षासन, रेखा गति। जोड़ों के दर्द निवारण हेतु पवन मुक्त आसन की समस्त क्रियाएं। पीठ दर्द निवारण हेतु भुजंग आसन, मकरासन, मार्जरी आसन। नेत्र ज्योति बढ़ाने में सहायक है आंखों को दाएं बाएं ऊपर नीचे करना। स्वर मधुर करने के हेतु गले से आ का उच्चारण करना चाहिए। क्लियर हो गई बात ना? हाँ। तनाव दूर करने हेतु शशांकासन, ठहाका लगाकर हंसना। देखते हैं आप लोग, कोई मूवी दिखाता है हा ऐसे समझते रहते हैं ना, ये स्ट्रेस को लूज करते हैं उसमें। ठीक हो गई बात? ये भय दूर करने के लिए सिंहासन, शेर के समान दहाड़ना, अगर जीभ निकाल के पूरा दहाड़ते हैं पूरे पावर से, इसके अपने अंदर का डर निकाल रहे हैं सर के। क्लियर हो गई बात? सिंहासन। कब्ज निवारण हेतु वज्रासन, भुजंगासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, ये सब है। और आपको बता दे रहा हूँ, अभी इतने दिन आए बच्चे और जो आज नहीं आए हैं ना, उनका यही लॉस हो गया। जो मैं बताया था तो सुपरलेटिव था, आप तो सब्जेक्ट का नॉलेज हो रहा था वहाँ, क्वेश्चन यहीं से आएगा, एकदम स्पष्ट बता दे रहा हूँ, है ना? क्वेश्चन इसी में से पूछेगा, और ज़्यादा चांस है कि आपको इस 15 पॉइंट है यहीं से क्वेश्चन देखने मिल जाए एग्जाम में। ये हो गई बात, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जो 15 पॉइंट है आपको एकदम रटा जाना चाहिए, क्योंकि आपको पीडीएफ दे दिया है मैंने, इसलिए मैं आपको ध्यान में आकर्षित कर दिया हूँ, इसको ही एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है। योग की सार्थकता के लिए साधक यानी शिक्षार्थी पालन करे किस किस चीज का? मित भूख, हित भूख, रित भूख, अर्थात कम खाए, हितकारी खाए और ऋतु के अनुसार खाए। हो गई बात ना? तो भैया अगर किसी स्टूडेंट को, विद्यार्थी को भोजन करना है, तो 3 चीज का उसको ध्यान रखना चाहिए, है ना? उसको संस्कृत में क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? मित भूख, हित भूख और रित भूख। तो मित, हित और रित। मित मतलब मित व्ययी, कम खाने वाला। हित मतलब जो आपके शरीर के लाभदायक है बस वही खाइए। और ऋतु मतलब ऋतु का फल खाइए, ऋतु की सब्जी खाइए। क्लियर हो? जिस मौसम में जो फल होता है, जिस मौसम में जो सब्जी होता है, उसी सीजनल फल या सब्जी खाना चाहिए। अब तो 12 मास गोभी मिल रहा है, तो 12 मास गोभी खाना चाहिए क्या? नहीं। जो सब्जी जिस सीजन में नेचुरल होता है उस सीजन में वही सब्जी खाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने उस सीजन में उसी सब्जी को खाने के लिए तो उसको उगाया है। आपको गर्मी में शरीर में पानी की कमी होती है, इसलिए गर्मी में तो तरबूज आता है जिसमें भरपूर पानी रहता है। सोचिए भगवान ने कितना अच्छे से रचना किया है, गर्मी में ऐसा फल बनाया जिसमें सबसे ज्यादा पानी है। तरबूज, ककड़ी, खीरा, गाजर, सब चीजें है कि नहीं? तो भी ध्यान रखना है, सीजनल फ्रूट खाना चाहिए। इसको याद रखेंगे तीनों चीज को। कम खाएं, हितकारी खाएं और ऋतु के अनुसार खाएं। स्थानीय खेल वाला सबका जो सिलेबस में खेल वाला लिखा है ना हिस्सा, उसको अगर आपको कवर करना होगा तो ये स्थानीय खेल वाले से पढ़ना होगा तो पढ़ लेंगे। इसमें से कुछ कुछ आपसे क्वेश्चन पूछेगा, खासकर ज्यादा चांस है कि खो खो से क्वेश्चन पूछ ले, है ना? खो खो को थोड़ा ध्यान रखेंगे, अलग से बोलो इतने सारे खेल है, पढ़ना हो तो सब पढ़िएगा, आप आपकी मर्जी है, मगर खो खो एक बार देख लेना हो देख लेना। ठीक है? बाकी हम लोग चलते हैं अपने अब वापस इन सब पॉइंट्स का, अपने बाकी हम सूर्य नमस्कार की ओर वापस चलते हैं।
आइए, सूर्य नमस्कार। अच्छा, प्रथम अवस्था हमको देखना था, तो प्रथम अवस्था आपको चित्र में ही दिख रहा है ना, ये वाला प्रथम अवस्था है। ठीक है, तो इसको ऐसे रखते हैं तो देख के बताइएगा। प्रथम अवस्था में क्या बोल रहा है, इसमें जो बात लिखा है इसी को ऑप्शन बना के पूछेगा। विधि क्या है सूर्य नमस्कार करने का, तो विधि है कंबल या दरी पर पूर्व की ओर मुख करके खड़े हो जाएं, पैरों की एड़ी व पंजे मिले हों, पैर की एड़ी पंजे मिला लेना है। क्लियर हो गई बात ना। दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम की मुद्रा में छाती के पास रख लेना है। अब इसमें क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, इसमें क्वेश्चन पूछने के चांसेस ये है कि जब भी आप योगा करें नीचे हमेशा कुछ ना कुछ बिछा के योग करना चाहिए, जिसमें इसमें लिखा है कंबल या दरी, ठीक हो गई भाई, या योगा मैट। क्यों? क्योंकि जब हम योगा करते हैं तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो ऊर्जा अगर आप नीचे दर्री या कंबल नहीं रखेंगे तो आपके शरीर की ऊर्जा की तुलना भैया धरती है तो पूरा ऊर्जा धरती में चला जाएगा। तब योगा करने के बाद भी लो फील करेंगे, थकाव महसूस करेंगे, फ्रेश महसूस नहीं करेंगे। इस जब भी आप योगा करें, योगा मैट बिछाएं, चटाई बिछाएं, दर्री बिछाएं, कंबल बिछाएं, कुछ ना कुछ बिछा करके ही योगा करना चाहिए। किसी को क्वेश्चन पूछ चुका है पहले भी, योगा खाली जमीन पर करना चाहिए कि नहीं, तो आंसर क्या है, नहीं। योग करने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, आसन बिछाना चाहिए। ठीक हो गई बात, याद रहेगा ये बात। बाकी तो चित्र के समझ ही गए हैं, एड़ी पैर जोड़ करके छाती बस प्रणाम करके, है ना, प्रणाम आसन में आपको खड़े हो जाना है। आते हैं दूसरा आसन। अब इसके बाद इसको ध्यान रखिएगा, हाथ को उत्तर की ओर ले जाना, तो हस्त मैंने हाथ उत्तर की ओर जाना, तो उत्तनासन दूसरा याद रहेगा अच्छे से। दूसरा हस्त, हाथ यहाँ था अब पीछे जाएगा हाथ, यस, हस्त उत्तनासन। उसमें देखिए दोनों नासिका रंध्रे, नाक का जो चित्र उसका बात कर रहा है, में श्वास भरते हुए सामने से दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए, सामने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए, और जब आप हाथ ऊपर उठा रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं पे, श्वास भरना है, सांस अंदर लेना है। गर्दन सहित पीछे ले जाए, गर्दन पीछे ले जाए, हाथ भी पीछे ले जाए, और ऊपर दिखे देखें, सिर दोनों हाथों के मध्य में रखें। हाथ ले जा रहे हैं, सिर दोनों हाथ के मध्य में रहेगा, खाली मध्य में ही है, इस तरह से करेंगे आप, ध्यान रखेंगे। तीसरा बोल रहा है भाई ये वाला, जब आप ऊपर ले गए तो ऊपर से लाके फिर पूरा झुकेंगे आप ऐसा बैंड करके। क्यों गई बात, पीछे जितना झुक सकते थे झुके, अब आगे जितना झुक सकते हैं झुके। याद रखने का टेक्निक बता रहा हूँ, पहले प्रणाम, फिर जितना पीछे जा सकते हैं जाए, फिर जितना आगे जा सकते हैं गए, तो तीसरा आ रहा है जितना आगे झुक सकते हैं झुकिए। हो गई ये बात, यस। तो तीसरा आसन है पाद हस्तासन। क्या है तीसरा, पाद हस्तासन। दोनों नासिका रंध्रों से धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए, तो जो सांस में खींचे थे वही इसमें छोड़ना है, सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाना है। और सांस छोड़ते हुए सामने की ओर कमर से, सामने की ओर कमर से झुकें, हथेलियों पैरों के दोनों ओर भूमि को स्पर्श करने का प्रयास करें, हथेली से भूमि को स्पर्श करने का, अपने हाथ को जमीन तक ले जाने का प्रयास करें। हम कितने हैं जो झुक करके अपना पैर छू लेते हैं, एक, और बाकी लोग छू लेंगे अपना अपना पैर, छू लेते हैं, वेरी गुड, छू लेते हैं। चलो करके दिखाओ फिर, इसी बात पे करवाएं फिर, चलिए फिर आप छू के दिखाइए पहले, चलिए। हाँ छू के दिखाओ, तो क्या दिक्कत है, शर्माओ मत, ये तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, दिखाइए छू करके। हाँ बस पैर का छूते हैं, अरे वेरी गुड। चलिए आपकी बारी, ये कोशिश कीजिए, यही है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अंदर का डर खत्म करना। हाँ छूना है, छूना, छू के देखो पैर छुआ रहे हैं, वेरी गुड, बैठ जाओ, स्वस्थ है हमारे। आप करिए अब, आपकी बारी, अरे मत शर्माओ, करो करो करो, यही तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, अपने अंदर का भय खत्म करना है। और आपको बता दूं अर्जुना क्लासेस पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ही करवाता हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। अब आपकी बारी, कोशिश कीजिए, कोशिश करना है, मैं तो इतना मोटा हूँ, मेरा नहीं छुआता है, क्या करना है उससे। हाँ अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक नंबर। अब आपकी बारी, चलिए कोशिश कीजिए, डरना नहीं है, पैर कुछ कोशिश करो। अरे सब छू ले रहे हो यार, क्या बात है, वेरी गुड। मैं भी कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ साथ, खड़े हो गए हम लोग सीधा सीधा, छू लेता हूँ मैं भी, ठीक है। मैं चक्रासन भी कर लेता हूँ, सब कर लेता हूँ, भले मोटापा है तब भी। आओ, शरीर फ्लेक्सिबल रखना चाहिए हमेशा, ठीक है। ये हो गया भैया हमारा ये वाला हिस्सा, पाद हस्तासन, ठीक। तीसरा अवस्था आपको बचल गया, प्रणाम, उत्तहस्त वाला, फिर पाद हस्त वाला। उत्तर की ओर ले गए, फिर पैर की ओर ले गए, पाद मतलब पैर की ओर ले गए अपने हाथ को, तो याद रखा तीसरा नाम भी ना, पहले प्रणाम, फिर ऊपर उत्तर की ओर, फिर नीचे पैर, पाद पैर की ओर, तीनों याद रहेगा नाम अब इससे ना, उत्त, प्रणाम, उत्त और पाद हस्तासन, याद रखने की टेक्निक है।
चौथा है अश्व संचालन आसन। और जब आप इस अवस्था में आ गए हैं तो आप क्या करेंगे, एक पैर पीछे और एक पैर सामने, है ना, घोड़े के समान कर लेंगे आप लोग। तो क्या बोल रहे हैं इसको, चौथे अवस्था में आ गए हम लोग अश्व संचालन आसन। क्या गया, अश्व संचालन। तो चौथे से याद रखना ट्रिक से, चार पैरों पे कौन सा जानवर दौड़ता है बहुत तेज, घोड़ा, है ना। तो चौथे में चार पैरों पे कौन सा जानवर तेज दौड़ता है, घोड़ा। ऐसा क्या रख लेंगे, अश्व वाला अवस्था था। अश्व में ऐसे एक पैर पीछे एक पैर आगे रहेगा, दोनों हाथ आगे रहेगा पैर के साथ में। ठीक हो गई बात। तो देखते हैं ये अश्व संचालन आसन को। श्वास खींचकर, फिर अब श्वास ऊपर खींचे थे उत्त में, बाद में छोड़ दिए, फिर सांस लेना है। तो बोल रहा है सांस खींचकर बाएं पैर को यथाशक्ति पीछे ले जाएं, और बाएं पैर को पीछे ले गए हैं, है ना। और पंजे को भूमि पर स्थापित करें, दाहिना घुटना ऊपर उठाकर सीने को तान ले, सामने देखते हुए श्वास को सामान्य रखें, अश्व की भांति शरीर को रखें, ध्यान रहे दाहिना पैर व दोनों हाथ समानांतर अवस्था में हो। देखिए पैरों हाथ एक सीध में है ना, ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी चीज है, ध्यान रखिएगा। अगला भाई जब ये हो जाएगा हमारा, तो फिर से हम नॉर्मल अवस्था में अपने आना चालू करेंगे। तो अगला हो जाएगा पंचम अवस्था। किसके समान हम बन रहे हैं, पर्वत के समान। किसके समान, पर्वत, किसी बीच में से पर्वत बन रहे हैं ना, यस। तो अगला है पंचम अवस्था, पर्वतासन। पर्वतासन बोल रहा है, इसको ध्यान रखना है डायग्राम को। धीरे से श्वास लेते हुए आगे पैर को पीछे ले जाएं, जो आगे पैर तो उसको पीछे ले गए ना, पीछे ले जाएं, और पैरों के अंगुलियों व हाथों में दबाव देते हुए, पैर की उंगली में और हाथ की उंगली में दबाव देना है, दबाव देते हुए नितंबों को ऊपर उठाकर, पूरे अपने कमर को ऊपर की ओर उठा करके दृष्टि नाभि पर केंद्रित होनी चाहिए। आपकी जो दृष्टि हो आपके नाभि पर केंद्रित होनी चाहिए, मुंडी नीचे करके नाभि की ओर देखना है। क्लियर हो गई बात, यस। तो नाभि की ओर कहाँ गया हमारा, हाँ, केंद्रित करके ध्यान रहे शरीर पर्वत की ओर, नाभि पर केंद्रित करें, ध्यान रहे शरीर पर्वत की तरह कठोर रखने से, एकदम टाइट कर लेना है। ठीक हो गई बात ना, यस। और नाभि की ओर देखना है। ठीक हो गई बात। पर्वत के बाद हम वापस चलते हैं पंचम के बाद। पर्वत का भी यहाँ से षष्ठम, शरीर के आठों अंगों को धरती पर स्पर्श करावे, पहले दोनों घुटनों, पहले दोनों घुटनों, छाती, दोनों हाथ, ठुड्डी व पैर से जमीन को स्पर्श करें। तो इसमें भाई क्या क्या छुआना है बताइए, छठवें वाले में, छठवें वाले में 8 हिस्सा छुआना है। क्या बोल रहे हैं, छठवें वाले में 8 हिस्सा छुआना है। ठीक होगी बात ना, क्या है 8 हिस्सा बताइए, इसमें क्या क्या है, 8 अंगों को धरती छुआना है। तो बताइए, दोनों घुटने, फिर छाती, दोनों ठुड्डी, दोनों हाथ, ठुड्डी, पैर से जमीन को स्पर्श करें, श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। नॉर्मल सांस आप ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, इसमें नॉर्मल रखिए इस वाले अवस्था में, है ना। नॉर्मल सांस लिए छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है सप्तम अवस्था में आ जाएंगे, भुजंगासन। अब सातवें स्तंभ को किसके से बन जाना है, सात सात सिर वाला सांप बना, स से सात, स से सांप, क्या बोलेंगे, स से सात, स से सांप बनना है। तो इससे नाम याद हो गया, स से सात, स से सांप, सांप बोले तो भुजंगासन। देखिए सांप के समान हो गए, फन फैलाकर बैठी ऐसे करके, ऐसे याद रखेंगे। तो जमीन पर पेट के सहारे लेट जाएं। देखिए जमीन पर पेट के सहारे लेट जाना है, पहले आपको लेट जाना है। लेटने के बाद दोनों हाथों के सहारे श्वास अंदर भरते हुए, दोनों हाथों के सहारे श्वास को अंदर खींचते हुए शरीर को ऊपर उठाना है। भरते हुए धीरे धीरे छाती के भाग नाभि तक ऊपर उठाएं, तिलक के स्थान को देखने का प्रयास करें। ठीक हो गई बात ना, कोशिश करने का अपने तिलक वाले स्थान तक देख पाए आप। हो गई बात। अगला है अष्टम अवस्था, जिसका फिर से नाम क्या हो जा रहा है आपके लिए, पर्वतासन। ये हो गया लास्ट अपना भुजंगासन। फिर भैया कमर ऊपर करके फिर पर्वतासन आ जाएगा। पर्वतासन से फिर क्या आ जाएगा, पर्वतासन से पहले क्या था हमारा, फिर से एक पैर आगे वाला अश्वासन था। अश्व से पहले भी क्या था, पादहस्तासन था। पादहस्तासन से क्या था आपका, उत्तहस्तासन था, फिर प्रणामासन था। यहाँ से ट्रिक नहीं, यस, बस यहीं तक आपको ध्यान रखना है मेन। अगला आ गया भैया भुजंगासन, अब फिर से आ जाएगा आपका पर्वतासन। तो सातवीं अवस्था के जा रहे हैं, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां रिपीट हो रहा है। 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां रिपीट हो रहा है। ठीक हो गई बात ना, ध्यान दीजिए। जब हो गया सप्तम हो गया भुजंगासन, अगला अष्टम अवस्था है पर्वतासन। फिर पर्वत बनाना है, सेम टू सेम, श्वास खींचते हुए दोनों पैरों के पंजों के सारे झुक जाए, वह कमर के भाग को पर्वत की भांति ऊपर उठा ले, और नाभि को देखने का प्रयास करें। नवम अवस्था वही अश्व वाला है, 10वां अवस्था वही वाला है। इस तरीके से आपका एकादश अवस्था को हतोत्सासन वाला ही है, तो फिर 12वां आसन इसका रह गया। ठीक हो गई बातें। सूर्य नमस्कार यौगिक व्यायामों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इस एक व्यायाम से मनुष्य आसन, मुद्रा और प्राणायाम के लाभ से लाभान्वित होता है। फेफड़ों के अंदर शुद्ध प्राणवायु का प्रचुर मात्रा में संचार होने के कारण अभ्यासी का शरीर सूर्य के समान
कांतिवान बन जाता है, शरीर के सभी अंग इससे प्रभावित होते हैं, फलस्वरूप सीना चौड़ा व पुष्ट होता है, भुजाएं सुंदर, कमर हो जाती है। सब चीज छोड़ दीजिए बात। कुल मिला के ये बोलना चाहिए कि सूर्य नमस्कार अगर आप कोई योग नहीं कर रहे हैं, कोई व्यायाम नहीं कर रहे हैं, तब भी आप हर दिन 10 मिनट 15 मिनट समय निकालकर केवल सूर्य नमस्कार किया कीजिए, क्योंकि सूर्य नमस्कार अपने आप में एक कंप्लीट योगासन है। इसमें प्राणायाम भी कर ले रहे हैं, क्योंकि आपको सांस खींचना सांस छोड़ना, मैंने वायु पे प्राणायाम ने क्या था, प्राणायाम क्या था, प्राण का आयाम, आयाम मतलब प्रसार या फैलाव, और प्राण मतलब वायु, तो वायु का प्रसार वायु का फैलाव। तो आप सांस लेना है कब, छोड़ना है कब, इस तरीके से आपका प्राणायाम भी हो रहा है और योगाभ्यास भी हो रहा है। क्लियर हो गई बात ना? इसलिए अगर आप कोई योग नहीं कर रहे हैं, तभी आपको क्या करना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए। हो गई इतनी बात? बात आपसे पूछेगा। तो इस वाले पीडीएफ में मेजरली देखिए, आपको फिर बता दे रहा हूँ मैं, मेजरली तो इससे पढ़ाना था, सूर्य नमस्कार मेरे को बताना था, मैं बता दिया हूँ, है ना। सुपरलेटिव जितने योग वाला चीज था ऊपर पर जानकारी वो हम बता दिए हैं। अष्टांग योग हम लोग पढ़ चुके हैं, नीचे जो बताया अलग से लाइन वाला उससे क्वेश्चन आएगा वो हम लोग देख लिए हैं। ठीक हो गई बात? अब इसमें से अगर कोई क्वेश्चन बनना होगा कभी, तो बस इन मुद्राओं वाले हिस्से से बन सकेगा, इन सबसे सबसे से इन सब जो वाक्य आपको दिख रहे हैं ये सब वाले से बन सकता है। ठीक है, इसका उपयोग क्या है, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, तो इसको भी कवर करने के लिए जो नीचे हम 15 पॉइंट पढ़े हैं ना, चांसेस है कि वहीं से सीधा सीधा प्रश्न आ जाए। ठीक, इसी में क्वेश्चन कवर हो जाएगा। वो पूछ ले भाई पीठ दर्द निवारण के लिए कौन सा आसन है, तो भुजंगासन, मकरासन, मार्जरी आसन। तो इन 15 पॉइंट को अच्छे से पढ़ करके आपको जाना है। क्लियर हो गई इतनी इस बात? तो आपको ये वाला पीडीएफ पे जितना हमको एनालिसिस करना था हम कर चुके हैं, ध्यान रखेंगे। आपको एक्स्ट्रा अगर पढ़ना है तो बस इन आसनों के ऊपर देख लेना, पढ़ लेना, सीरीज एक बार बस पढ़ लेना, बस उसी में आपका काम चल जाएगा। देखिए ये आपको ऑप्शन आ सकता है, प्राणायाम में प्राण का अर्थ क्या है, 4 ऑप्शन लिख के दे देगा। प्राणायाम में प्राण का अर्थ क्या है, तो प्राण का अर्थ ऊर्जा अथवा जीवन शक्ति है। प्राण का अर्थ क्या है, ऊर्जा अथवा जीवन शक्ति। पूछेगा क्या है तो क्या बोलेंगे, बोलिए, ऊर्जा एवं जीवन शक्ति। तथा आयाम का तात्पर्य है ऊर्जा को नियंत्रित करना है। इस अर्थ में प्राणायाम का तात्पर्य एक ऐसी क्रिया से है जिसके द्वारा प्राण का विस्तार या प्राण का प्रसार किया जाता है। हम नियंत्रित करते हैं कि कितना फैलाएं अपने प्राण को, मैंने कितना फैलाएं वायु को जो हमारे अंदर जा रहा है। ठीक हो गई बात ना? तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, प्राण का विस्तार या प्राण का फैलाव, तथा उसे नियंत्रण भी रखा जाता है। देखिए ऐसी पूछिए, ये सेम क्वेश्चन बहुत बड़ा है, भोजन के पश्चात करने वाले आसन के नाम बताइए। सेम क्वेश्चन आप जाकर प्रीवियस ईयर देखिए, बहुत बार पूछा है, इसी में आता है वज्रासन, है ना। जो क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ हर बार यही देखिए, बोला सेम टू सेम यहीं से उठाएगा क्वेश्चन, वो कोई नया क्वेश्चन नहीं बनाने वाला आयोग, यहीं से क्वेश्चन बना के आपको देगा एग्जाम। ठीक हो गई बात, ये ध्यान रखेंगे। सबका बेनिफिट बेनिफिट वाला है जो हिस्सा है ना, उसको आप लोग अगर पढ़ लेंगे, ठीक है। सीए आपको केवल लाभ पढ़ के जाना है, जो पूरा बोल रहा हूँ देखना भी है, तो इस देखने को लाभ देखिएगा। ठीक है, कि भोजन के पश्चात करना चाहिए, मोटापा कम करने के लिए कौन सा करना चाहिए, बवासीर, बवासीर से राहत मिलती है, बवासीर के मरीज को कौन सा करना चाहिए, बवासीर न हो इसके लिए, यकृत के विकार दूर करने के लिए, पाचन क्रिया ठीक करने के लिए, नाड़ी संस्थान को पुष्ट करने के लिए कौन सा आसन करना चाहिए, क्या बोलेंगे, पश्चिमोत्तासन। कौन सा, पश्चिमोत्तासन। बस ये लाभ लाभ वाले से आपको क्वेश्चन पूछेगा। पाचन शक्ति को ठीक करना है तो उष्ट्रासन करना चाहिए, रीढ़ कमर का दर्द आराम मिलता है, शरीर लचीला बनता है, वक्ष व फेफड़ों के लिए लाभदायक होता है। तो यही आपसे मैं जल्दी पूछेगा लाभ वाले को हिस्से को। मोटापा घटाने के लिए आपको दिख गया एक टॉपिक पूछे, मोटापा घटाने के लिए कौन कौन, तो पाद हस्तासन भी दिख रहा है, और 18 भी पढ़े हम लोग, है ना। तेरा मोटापा कम करने के लिए, ठीक। तो ऐसे हम लोग कॉमन चीज जो नीचे लिखा है वही यहाँ से पढ़ लेना, एक्स्ट्रा जो आपको है बस केवल लाभ लाभ पढ़ के आपको जाना है। तो पीडीएफ कैसे पढ़ना मैंने आपको बता दिया ना, और पूरा नहीं पढ़ना है। पीडीएफ में भी आपको कितना पढ़ना है, इन सभी का केवल लाभ पढ़ना है। आके आपको मैं अब ले चलता हूँ शुरू में। शुरू में चलिए, ध्यान रखेंगे। आपको मेजरली 41 से 64 पेज का बस पढ़ना है बीच का। ठीक होगी बात ना? 41 से 64 जब आप पढ़ेंगे तो इसमें अष्टांग योग आ जाएगा, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, मुद्राएं शिक्षार्थी तो उपयोगी सुझाव ये आ जाएगा। इस आपका योगासन से पूर्व तैयारी क्या क्या करना चाहिए, योग को प्रभावी कैसे बना सकते हैं, योग एक परिचय, ये वाला हिस्सा आपसे आ जाएगा। ठीक, तो आपको मेजरली क्या पढ़ना है, पेज नंबर 41 से बस 64, उसमें क्या क्या पढ़ना है, जो अन्य योग है उसका केवल लाभ पढ़ना है। ठीक होगी बात नहीं है? यस।
इस वाले पीडीएफ के पश्चात हम चलते हैं अपने अगले पीडीएफ। योगा से होगा, मैं बता रहा हूँ उतना ही पढ़ना है। और याद रखना, मैं आपको पहले बोला हूँ ये हॉस्टल वार्डन 3-3 बार आपको देने का मौका मिलेगा, हर बार इतना ही पढ़ के जाना है। योगा की बात ना, यस। और हर बार थोड़ा थोड़ा अंदर घुसते जाना है। तो मतलब जो ऊपर बस क्वेश्चन खत्म हो गया तो अगली बार थोड़ा अंदर से पूछेगा, तो थोड़ा और अंदर से पूछेगा। क्लियर हो गई बात है? जैसे पूछा सूर्य नमस्कार में कितने आसन, आप बोले 12, अगले पूछेगा प्रथम आसन का नाम क्या है। इतना ही होगा बस। तो जितना बता रहा मैं आपको कंप्लीट पढ़ा दे रहा हूँ, उसको यूटिलाइज आपको आने वाले भविष्य में कर रहे चलना है। ठीक हो गया बात ना? ये दूसरा है आपका डीएड के सिलेबस का, आप भाग 2 देख रहे हैं। उससे पहले भाग 1 आप देखे थे है ना, प्रथम वर्ष का। या गया भाग 2 द्वितीय वर्ष का। ठीक, इस वाले पीडीएफ को भी आपको पढ़ना है, उसको हमेशा संभाल के रखिएगा। जब भविष्य में आपका काम आएगा हॉस्टल वार्डन, ये पीडीएफ आपके काम आएगा। तो अपने मोबाइल में ड्राइव होगा, सबके फोन में गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव में सेव करके रख लेना, हॉस्टल वार्डन योगा पार्ट 1 पार्ट 2 है। ठीक, एक फोल्डर बना लेना हॉस्टल वार्डन, उस फोल्डर के अंदर फिर एक फोल्डर बना लेना योगा, उसके अंदर पार्ट 1 पार्ट 2 करके इसको पेस्ट कर देना। ठीक है, आता है ड्राइव में सेव करना? नहीं आएगा तो आपको बताना, मैं बता दूंगा। ठीक, चलो। और क्योंकि छत्तीसगढ़ आपका सर एग्जाम ले रहा है और छत्तीसगढ़ शासन का ही है, तो यही क्वेश्चन पूछेगा। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है ना कि अब मार्केट से 15 बुक खरीद रहे हैं अलग अलग जगह का, उससे एग्जाम क्वेश्चन क्यों नहीं फंसता, इसी कारण नहीं फंसता ना। की बात ना, क्योंकि ऑथेंटिक मटेरियल अगर आपको नहीं पता है तो चारों बुक रट लीजिए, मार्केट 50 बुक 50 आप पढ़ लीजिए। ये समस्या बहुत बच्चों के साथ होती है, लगभग 80 85 90% बच्चे इसी में बर्बाद हो जाते हैं। उनको लगता है सर मैं तो मार्केट का सारा बुक खत्म कर दिया हूँ, फिर भी एग्जाम नहीं निकल रहा है, क्या करूँ? ये आप मार्केट का 100 बुक पढ़े वो मायने नहीं है, सही बुक पढ़े कि नहीं पढ़े ये मायने रखता है। समझ में आ गई बात ना? इसलिए हमेशा कौन सा एग्जाम हो रहा है, इसलिए क्या सही मटेरियल होगा, इसको हमेशा डिसाइड कर लिया करेंगे। ठीक हो गई बात? तभी भैया आगे पढ़ना चालू करेंगे। चलिए। ये आते हैं इसमें, इसमें आ जाते हैं हम लोग को क्या पढ़ना है, कहाँ? व्यायाम, योग एवं स्थानीय खेल। ठीक हो गई बात ना? ये वाला हिस्से में हमको देखना है। इसमें आपकी इन जनरल नॉलेज पड़ेगा, जो बोलते हैं कॉमन सेंस से क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन आपके आएंगे। आइए देखते हैं। 34 से 70। कोणासन, द्विकोणासन। इसी से पूछेगा मधुमेह शुगर में कौन सा लाभदायक है ना? सब जितने आसन वाले हैं सबका केवल लाभ लाभ पढ़ के रहना है आपको, उसी क्वेश्चन बनेगा। आसन लिखना एक नाम, उसके बाद उसका लाभ लिख देना, आसन लिखना नाम लाभ लिख देना, फिर लास्ट में क्या करना, जो आसन एक ही बीमारी ठीक करे ना उन दोनों को एक साथ लिख देना, बीमारी इसमें 2 ही आसन कारगर है। ठीक, ऐसे का आप नोट्स बना लीजिएगा, बहुत फायदा मिलेगा उससे। चक्रासन वगैरह इसी ये सब पूछेगा, मत्स्यासन वगैरह। सूर्य नमस्कार ये रहा, देखिए मैं आपको बता था 6 मेन मंत्र है, 1 2 3 4 5 6 दिख गया, ये 6 मेन मंत्र है। सूर्य नमस्कार के बारे में थोड़ा डील कर लेते हैं फिर से। सूर्य नमस्कार 12 आसनों का योग है, इसमें शरीर के संपूर्ण अंगों का आसन होता है, इसलिए इससे शरीर में आत्मविश्वास आत्मबल की वृद्धि होती है, सब हम पढ़ चुके थे। कुल मिलाकर के ओम तेजोस्मसी तेजोमयी धेहि, ओम वीर्यमसी वीर्यमयी धेहि, बलमसी बलमयी धेहि, ओजस्योजो मयि धेहि, मन्युरसी मन्युर्मयी धेहि, सहोस्ससी सहोमयी धेहि। ठीक हो गई बात ना? तो लास्ट में सबके भैया धेहि 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 याद करना ही है। मई 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 है, मई भी याद करना नहीं है, मैंने आपको याद करना है सामने वाला शब्द, तेज, वीर्य, बल, ओजस, मन्यूर और सहस। ठीक हो गई बात ना? इस की पॉइंट्स को लिख करके रख लेना, लिख लीजिए फटाक से इसको। मंत्र लिखना पूरा लिख लीजिए, उसके सामने अगर बगल ब्रैकेट में वो की पॉइंट्स बस लिख लीजिएगा, ताकि आपको याद हो, कहीं पूछ ले यहाँ पहला वाला कौन सा था, दूसरा वाला कौन सा था। उसमें बस तेज, इसमें वीर्य, इसमें बल, इसमें ओजस, इसमें मन्यूर और इसमें भी आप सहस लिखेंगे।
हो गया, लिख लिए, ब्रैकेट में लिख लिए, तेज, वीर्य, बल, ओजस, मयूर और साहस। ये इतना वैसे आपको यहाँ भी दिखा रहा है। इसमें जो मेन हिस्सा है इसको हम लोग लेकर चलेंगे, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बात कर लेंगे। सब पढ़ लिए हैं। द्वादश देख लीजिए, पूछेगा आपसे कि सूर्य नमस्कार करते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, किन्हें नहीं करना चाहिए, तो क्या बोलेंगे? हार्निया के रोगी इसे न करे, ये हो गई बात। दूसरा बोला है उच्च रक्तचाप वाले रोगी इसे न करे, ठीक हो गई बात। किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? हाई बीपी वाला पेशेंट इसको नहीं करना चाहिए। हर्निया का जिनको ऑपरेशन हुआ है, जिनको शिकायत है, उनको ये योगा नहीं करना चाहिए, ठीक हो गई बात ना। पूरा यूनिट नहीं पढ़ना आपको, ये जो छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं, सावधानी, लाभ, यही आपसे पूछने वाला है, ठीक है। इसमें पीडीएफ हम एक एक नजर देख लेंगे आज, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलते हैं हम लोग इसके पेज नंबर 40 पे। तो आप मेरे साथ मिलिए, देखिए आप लोग पहला भुजंगासन। भुजंगासन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिखवा देते हैं। उसके नीचे लिखेंगे भुजंगासन, के नीचे लिख देंगे आप सीधा सीधा। भुजंग तो आपको पता ही कैसे करना है, क्या करना है। फिर इसके लिखिए लाभ, भुजंगासन बगल में लिखिए लाभ, उसमें लिखेंगे ये सब चीजें, फटाफट लिखिए। पेट के सभी विकार, ठीक, तो केवल लिख दीजिए पेट, अब पूरा मतलब लिखिए पेट, पेट से संबंधित बीमारी के लिए कौन है? भुजंगासन, ठीक है बात। पेट, अगले लिखेंगे कब्ज, अपच, अफरा, वायु गला। देखिए एग्जाम में इसी लैंग्वेज आता है। ऑप्शन देखो अफरा, लोगों को पता ही नहीं है ना, क्या कहना क्या चाहते हो भाई, तो यहाँ से पता चल गया अफरा भाई किससे संबंधित है? भुजंगासन, सॉरी पेट से संबंधित ये बीमारी है। वायु गोला, जो पेट के अंदर गैसेस बनते हैं वो। पेट दर्द आदि दूर होते हैं, मोटापा दूर होता है, चेहरे की कांति बढ़ती है, अगर चेहरे में आपके डलनेस रहती है, थका थका रहता है, चेहरे की चमक बढ़ानी है, ग्लो बढ़ाना है तो काम आएगा। सीना चौड़ा होता है, स्वप्न दोष धातु दौर्बल्य दूर होता है। सबको पॉइंट बना बना करके लिख लेंगे, बन गया ये। अगला है मकरासन। मकरासन के लाभ में सबसे पहले लिखेंगे शरीर की लंबाई बढ़ाने में सहायक, ठीक है बात। उसमें लंबाई वाला लिखिए मैंने, तो बाकी सब छोड़ दीजिए। थकान दूर करने में सहायक, शरीर को टेढ़ा पर दूर होकर शरीर मकर के समान दृढ़ और मजबूत होता है, उसको छोड़ दीजिए। क्रोध कम करता है, क्रोध कम करना लिख लीजिए उसके साथ। अगर आप हाइपर टेंसिव पर्सनालिटी है, बहुत जल्दी आपको गुस्सा आता है, तो आपको मकरासन करना चाहिए। ओके, इतना बात चेक कर। अलग कॉमन क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, ठीक है। कि आसन क्या है, ध्यान देखेंगे। आसन क्या है, तो योग शास्त्रों में परंपरा के अनुसार 84 लाख आसन हैं, लिख लीजिए। आसनों की कुल संख्या कितनी है? है, योग शास्त्र में आसनों की कुल संख्या कितनी है, तो किसी भी यकीन नहीं करना है। ये गवर्नमेंट वाले में कितना लिख के दिया आपको भैया, कितने आसन दिखा रहे हैं? बोलिए बोलिए जोर जोर से। 84 लाख आसन दिखा रहे हैं ना, याद रखेंगे ये बात। इसी को लोगों को लगता है कि 84 लाख लोग भूल गए हैं, और आजकल चौरासी चौरासी सब जो आपको बुक में देखने के लिए मिलेगा, ठीक हो गई बात ना, ध्यान रखेंगे। तो 84 लाख आसन हैं, अर्थात पृथ्वी में जितने जीव जंतु हैं उतने ही प्रकार के आसन हैं, लेकिन सभी 84 लाख आसनों को आज कोई नहीं जानता, इसलिए 84 आसनों को ही प्रमुख माना गया है। अब समझे 84 लाख से 84 कैसे रह गया, तो बाकी लाख कहाँ चले गए सर? तो बाकी लाख मैंने आपको बताया था कि योग की उत्पत्ति किसने की थी? शिव भगवान ने। तो जब भाई मैं बताया कि हमारे जितने ग्रंथ वगैरह सबको विनाश कर दिया गया, सबका नाश कर दिया गया, सब विलुप्त हो गए, अब हम मेनली योग सूत्र पढ़ते हैं। 84 आसनों के लिए ही बताया था मैंने ना कहानी, यस। तो 84 लाख में अब बचे कितने हैं?
84 आसन। तो मूल कितने आसन अगर पूछेगा क्वेश्चन क्या बोलेंगे? 84। तो 84 ला के बगल में लिख लीजिए 84। आपको कहानी अब पता है, क्वेश्चन कैसे घुमाएगा अब आप बनाने की स्थिति में है। हो गई बात ना। शुद्धिकरण के बाद आसनों का अभ्यास शारीरिक स्थिरता व दृढ़ता के लिए किया जाता है। आसन शरीर की एक स्थिति है। आसन क्या है एग्जैक्टली पूछेगा? आसन शरीर की एक स्थिति है, पहला ऑप्शन यही देगा। आसन शरीर की एक स्थिति है। जब हम शरीर की एक स्थिति में लंबी अवधि तक बिना किसी तनाव के, बिना किसी शारीरिक कष्ट के सुख पूर्वक रह सकते हैं, तब वह स्थिति आसन कहलाती है। मतलब अब शरीर को किसी भी एक पोजीशन में बहुत लंबे समय तक बिना किसी तकलीफ के रख पा रहे हैं, तो हर एक चीज क्या है? आसन है। फिर कोई बात ना, यस ध्यान रहेगा। आसन क्या है? तो सुखमय लंबे समय तक एक स्थिति में बने रहना। क्या? सुखमय लंबे समय तक एक स्थिति में बने रहना ही क्या है? आसन है। लिख लीजिए शॉर्ट ट्रिक में इसको ऐसे ही। आसन क्या है? तो आसन के सामने एरो लिखिए, आसन एरो वर्क लिख दीजिए। सुखमय लंबी लंबे समय तक एक स्थिति में बने रहना। सुखमय का मतलब है कोई कष्ट वगैरह आपको नहीं है उसमें रहने से। ठीक, तब तो आपका शरीर में योगासन मुद्रा में आप बैठे हैं। और इसलिए इसके नीचे लिखेंगे सेकंड लाइन, योग सूत्र में आसन की परिभाषा क्या? तो नीचे लिखिए स्थिर सुख आसनम। क्या लिखेंगे? स्थिर सुख आसनम। स्थिर हैं आप और सुख की अवस्था में हैं, तभी वो आसन कहलाता है। क्लियर हो गई बात ना। तो स्थिर सुख आसनम, बस इतने लिखिए, स्थिर सुख आसनम। अगर आप स्थिर है उसी पोजीशन में और आप सुख की अवस्था में, आपको दर्द नहीं हो रहा है, तभी भैया आप एक आसन में विराजमान। ठीक हो गई बातें। जिस शारीरिक स्थिति में आप स्थिर रह सकें और सुख का अनुभव करें, वह आसन है। आसनों को सिखाने के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। तो आसन को कितने भागों में बांटा गया है? लिखिए, उसके लिखिए आसन के कितने भाग हैं। इसे लिखिए दो। आंसर के बाद एरो करके लिखेंगे दो। दो करके लिखिए गतिशील आसन और स्थिर आसन। यही बल इस ऐसे ही प्रश्न आएंगे एकदम छोटे छोटे सिंपल सिंपल। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पढ़ लोगे सब बनेगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं बनेगा। ठीक है। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं आपके एग्जाम के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको उस टॉपिक में अच्छा कमांड बनाने के लिए दे रहा हूँ, ताकि भविष्य में कभी भी ये टॉपिक आपके किसी भी एग्जाम में आए तो आप डरे ना। आप भाई योग से परिचित रखें, हाँ योग में ये सब तो पढ़ना रहता है, मैं पढ़ सकता हूँ, है ना। क्योंकि वास्तविक किसी भी टीचर का काम पढ़ाना नहीं होता। टीचर का काम एक ही है कि बच्चे के मन से उस विषय का डर मिटाना होता है, उसका इंटरेस्ट जगाना होता है उस विषय में। तो योग कठिन लग रहा है क्या? कुछ नहीं है, सिंपल पढ़ ले तो कितना आसान है। योग कितने भागों में बांटा गया है? दो। आंसर दो लगा दिए खटाक से। कौन कौन से? स्थिर और गतिशील, खटक खटक खत्म हो गया। जितने ही तो काम ही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और जब तक नहीं पढ़े हैं तब तक बहुत डर है, पढ़ लिए तो सब आसान। यस। गतिशील आसनों से शरीर को नियंत्रण में लाने और लचीला बनाने का अभ्यास करते हैं, और बाद में अपनी क्षमता अनुसार स्थिर आसनों का अभ्यास करते हैं। तो बोला पहला बोला गतिशील आसन से अपने शरीर को पहले फ्लेक्सिबल बनाएंगे, जोड़ों वोड़ों को सबको अपने जोड़ों को ढीला करेंगे, जोड़ों को खोल लेंगे, जितना आपका बॉडी जाम है सबको कंफर्ट कर लेंगे, फ्लेक्सिबल कर लेंगे, तभी आप भैया स्थिर आसन में बैठ पाएंगे। इसका मतलब स्थिर आसन में बैठने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? गतिशील आसन, है ना। जैसे अब आप बैठ रहे हैं ध्यान की मुद्रा में, अब आपका कमर भैया दर्द दे रहा है, कंधा दर्द दे रहा है, हाथ दर्द दे रहा है, क्यों? क्योंकि भाई आपका फ्लेक्सिबल नहीं है ना। जोड़ों में दर्द हो रहा है, क्यों? क्योंकि आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है आपके अंदर। इसलिए भाई जब आप आसन में बैठे और आपको तकलीफ ना देखना पड़े, इसलिए पहले जितना मूवमेंट होता है, जितना तरीके से कंधे का, हाथ का, घुटने का सब कर लीजिए पहले ही। सब जोड़ आपके खुल जाएंगे, सब आपकी नसें भी ढीली हो जाएंगी, सभी मांसपेशियां ढीली हो जाएंगी। क्लियर? तब भाई आप आराम से आसन बैठ पाएंगे। इसलिए हमेशा किसको पहले करना चाहिए? गतिशील आसन को पहले करना चाहिए। इसलिए पहले लिखा है और बाद में लिखा है सेकंड नंबर पे स्थिर आसन। तब समझे कि एक में ही गतिशील क्यों, दो में ही स्थिर क्यों है। इस कारण से सबके पीछे लॉजिक होता है, बेलॉजिक कुछ नहीं है। याद रखिएगा, वन में वही क्यों है, दो में वही क्यों है, इसके पीछे कारण पता चल गया ना। यस, इसलिए सही तरीके से पढ़ेंगे तो सबके पीछे कारण आपको समझ में आने लगेगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट आसन देख लेते हैं, ठीक है। आसनों का क्या उद्देश्य अगर पूछ लेगा तो क्या बोलेंगे? शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति दिलाना। लिख लीजिए आसनों का उद्देश्य, एरो करके लिख लेंगे, शारीरिक मानसिक कष्ट से मुक्ति। बस जितना पढ़ा रहा हूँ भाई, इसके बाद एक ही काम करना, बस ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके जाना एग्जाम में, तब क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। क्योंकि मैं मेरी तरफ से कोशिश कर सकता हूँ सब क्वेश्चन फंस जाए यहीं से, और जो एक्स्ट्रा होगा कहाँ से कवर होगा? ऑब्जेक्टिव से। इसलिए ऑब्जेक्टिव जरूर सॉल्व करना, ठीक है। आइए अब चलेंगे हम पहले कोणासन में। तो पहला योग आप लिख लीजिए 01 कोणासन, लिख लीजिए।
और उसके नीचे आप बाकी सब तो टेंशन नहीं है वो सब छोड़ दीजिएगा। आप अब केवल लाभ पढ़ के जाइए, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, बाकी आप पीडीएफ से हल्का हल्का पढ़िएगा, लिखने के लिए केवल लाभ लिख लीजिए। ठीक है, पीडीएफ घर में पढ़ लेना, एग्जाम से पहले जो देखना होगा अपना नोट से देख के जाना, है ना। दोनों अंतर बता रहा हूँ। एग्जाम से पहले अभी 1 महीने समय है लगभग मान लो, तो अभी आप क्या करके जाएंगे, घर में पीडीएफ पढ़ेंगे, एग्जाम जाने से पहले क्या देख के जाना है, अपना लिखा हुआ नोट्स। ठीक, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके नोट्स में लिखा रहा हूँ, बाकी पढ़ना सब है। आओ तो पहले लिख लेंगे लाभ के नीचे, कमर पसलियों और साइटिका का दर्द दूर होता है। इसमें अलग से लिख लेंगे, कमर पसली और साइटिका का दर्द दूर करना, और उसमें साइटिका को अलग से हाईलाइट करके लिख लेंगे, डब्बा बना लेंगे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा साइटिका के दर्द में निवारण हेतु कौन सा योग लाभदायक है, तो बोलेंगे कोणासन हो जाएगा। साइटिका को अलग से डब्बा बना लेना, उसके ऊपर साइटिका के ऊपर, तो ध्यान रखा कि साइटिका इंपॉर्टेंट है। फेफड़े पुष्ट करना, कमर पतली करना, शरीर हल्का करना। ठीक है? अगला है द्विकोण आसन, देखिए दूसरा द्विकोण आसन। द्विकोण ये रहा द्विकोण आसन, इसका लाभ लिख लेंगे, सीने व गर्दन के विकास में सहायक, दिख रहा है आपको ऐसे ही, इसमें गला झुक रहा है, सीना तना रहा है, तो हल्का हल्का डायग्राम ध्यान में रखेंगे ना, ताकि रटना ना पड़े। जब हाथ तनाया हुआ है तो सीना तना गया, हाथ पीछे हाथ किए हैं तो सीना तना गया, और गला झुका हुआ है तो गला इसके लिए बहुत अच्छा रहिए, यस, इसे ध्यान रखेंगे, चित्रकला का ध्यान रखते हुए। सीना व गर्दन के विकास में सहायक है, बढ़ते बच्चों के लिए लाभप्रद है, रीढ़ तथा कंधों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। ठीक, तो चित्रों को हल्का हल्का ध्यान रख रख के करना है, आपको आसान लगेगा। तीसरा लिख लेंगे कोणासन, द्विकोणासन, अब तीसरा गया त्रिकोणासन, तीसरा क्या आ गया, त्रिकोणासन। लाभ में लिख लेंगे, रक्त संचार की गति बढ़ती है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, रक्त संचार की गति बढ़ती है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। अगला है पीठ कमर पार्श्वग्रीवा कंधे और भुजाएं बलिष्ठ होती है, अनावश्यक चर्बी दूर होती है। अगला है मंडूकासन, मंडूक के समान, मेंढक के समान। और सब में एक बार गौर कीजिएगा, इसलिए पूछता है इसको बार बार, लिखा है दरी या कंबल बिछा के, दरी या कंबल बिछा के, है ना, इसलिए इसको पूछता है योगा खाली जमीन पर करना चाहिए या कुछ बिछा कर, तो हमेशा कुछ बिछा के ही करना चाहिए, कारण बता दिया मैंने आपको, ताकि आपके शरीर में जो ऊर्जा निर्माण हो रही है वो जमीन में न चली जाए। इसका लिख लीजिए मंडूकासन का, अग्नाशय पैंक्रियास को सक्रिय कर मधुमेह में लाभ देता है, शुगर वाले पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है कौन, मंडूकासन। देखो ये बात, इसको अच्छे से रखिएगा, क्योंकि आज के डेट में हर व्यक्ति शुगर और बीपी का पेशेंट है, इसलिए शुगर बीपी वाला चांसेस है ये सबसे ज्यादा आपसे पूछेगा। ठीक है, यहाँ तक कि आयोग के जो व्यक्ति खुद पेपर बना रहे होंगे उनको भी क्या शुगर या बीपी में सेकने की बीमारी होने का सबसे ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो इसलिए भाई आदमी अपनी तकलीफ पूछ लेता है। रखेंगे मधुमेह से लाभ देता है, क्यों सर, अब आप गौर कीजिएगा, आपको थोड़ा साइंस बता दूं, मधुमेह में लाभ क्यों दे रहा है, जबकि अग्नाशय पैंक्रियास को एक्टिवेट कर रहा है। तो अग्नाशय पैंक्रियास जो हमारे लेफ्ट साइड में स्टमक के पीछे होता है, उसी आपके अग्नाशय से, उसी को इंग्लिश में पैंक्रियास बोलते हैं, उसी पैंक्रियास के उसमें सेल पाए जाते हैं, बीटा सेल, अल्फा सेल, गामा सेल, बीटा सेल, तो उसका जो बीटा सेल है बेटा, उसी बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, क्या निकलता है, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन ही आपके ब्लड में उपस्थित शुगर की मात्रा को कम करता है। सुना के बाद, अब ब्लड में उपस्थित शुगर किस फॉर्म में होता है, कोई बताएगा, हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा को कम कर दे रहा है इंसुलिन। और जब आपका देखिए पैंक्रियाज इंसुलिन निकाला, ब्लड में उपस्थित शुगर को कम कर दिया, कैसे कम कर दिया, या वो मल मूत्र में बाहर निकाल दिया, कैसे कम कर दिया, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा, किस ब्लड में जो शुगर, शुगर को किस फॉर्म में, किसी बोलेंगे शुगर क्या, किस रूप में होता है शुगर, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कि इंसुलिन आपको इसको कम कर रहा है तो कैसे कर पा रहा है, क्या करता है उसके साथ। और चौथा, इंसुलिन अगर आपके शरीर में पैंक्रियाज नहीं बना पा रहा है, इसलिए याद कीजिए जो शुगर का पेशेंट है और उसका शरीर में शुगर बढ़ते जा रहा है, तो उसको बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है, याद है।
है ना। तब आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर दे दे रहे हैं। ब्लड में जो भी शुगर है वो हमेशा ग्लूकोज के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? ग्लूकोज के रूप। हो गई बात। तो आइए आपको पूरा दिखाते हैं। शाम को बायोलॉजी क्लास रहता है मेरा, ये सब टॉपिक अभी चल रहा है। मान लेते हैं ये आपकी रक्त की नलिका है। इसमें भैया आप जो खाना खाए थे, रोटी दावल चावल सब्जी, वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का जब भी पाचन होगा तो उससे क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। और यही ग्लूकोज अगर आपके ब्लड में ज्यादा है, आपके ब्लड में शुगर है, यही कम है तो आपके ब्लड में शुगर की मात्रा कम है। क्लियर हो गई बात ना? यस। हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं ज्यादा शुगर है तो। और भाई आपका हाइपो बोलते हैं, कम है तो हाइपो, ज्यादा है तो हाइपर। क्लियर हो गई बात है। अब कैसे इस ग्लूकोज को वो कम करता है? तो इसको मल मूत्र के माध्यम से बाहर नहीं निकालता है, आपके पैंक्रियास से। ध्यान देंगे, पैंक्रियास जिसकी आकृति एक पत्ती समान होती है, इस पैंक्रियास के बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन इस ग्लूकोज को ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके इसको किस में बदलता है? ग्लाइकोजन में। किस में बदल देता है बोला मैंने? ग्लाइकोजन। किस में बदलता है? ग्लाइकोजन। और हमारे ब्लड में अगर ग्लूकोज ज्यादा है तो ही हमारे ब्लड में शुगर है। अगर इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल दिए तो शुगर नहीं। तो सर ये ग्लाइकोजन क्या होता है? कुछ नहीं होता है। आप समझिए इंसुलिन एक प्रकार का गोल क्या है, गोंद क्या है, ग्लू। ये ब्लड में ग्लूकोज था, ग्लूकोज था। इस ग्लूकोज को जब पकड़ ली तो ग्लूकोज सिंगल ग्लूकोज था, जबकि ग्लाइकोजन में जी प्लस जी होता है, अर्थात दो ग्लूकोज से मिलके क्या बनता है? ग्लाइकोजन बनता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम बहुत बार पूछता है। क्लियर हो गई बात ना? इस तरीके से वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बदल दिया। तो पहले बताइए ग्लूकोज कितने थे? दो। ग्लाइकोजन कितना होगा उसकी जगह में? एक। और ग्लूकोज होंगे आपके शरीर में 4000, तो ग्लाइकोजन बदलेगा तो कितना हो जाएगा? वही 2000, जस्ट आधा। हो गया, क्यों? हो गया मात्रा कम। Yes. और ग्लाइकोजन अब जो बन गया सर, इसका क्या करता है? इसको आपके यकृत, क्या बोलते हैं उसको, लीवर, लीवर यकृत में, या आपके एडिपोस टिश्यू, एडिपोस एडिपोज टिश्यू, इसको बोलते हैं वसीय ऊतक। मतलब आपके शरीर में चर्बी है ना, चर्बी, चर्बी है कि नहीं शरीर में आपके? यस। तो इस वसीय ऊतक एडिपोस टिश्यू, वसीय ऊतक को ही एडिपोस टिश्यू बोलते हैं। इसमें लीवर यकृत इसको भी ये जमा करके रख लेता है, स्टोर करके रख लेता है। और इसीलिए जब वो स्टोर करते जाता है तो चर्बी बढ़ते जाता है, और बढ़ते जाता है क्योंकि भाई अब जितना मीठा आ रहा है उतना चर्बी चाहिए उसको जमा करने के लिए, तो चर्बी बढ़ते जा रहा है, तो चर्बी बढ़ते जा रहा है तो मोटापा बढ़ते जा रहा है। इसलिए बोलते हैं मोटे व्यक्ति को कि मीठा खाना कम कीजिए। सुना की बात ना? जैसा मैं मोटा आदमी हूँ तो मेरे को बोलेंगे मीठा कम खाया कीजिए सर। सुना की बात ना? यस। अब भैया होता क्या सर, या कि शरीर इसको बाहर ही निकाल देता सर। हमारे शरीर में इतना सारा टेक्नोलॉजी है, बाहर निकाल देता। क्यों इसको रखा है? इमरजेंसी के लिए। क्योंकि अब मेरे पास चर्बी है, चर्बी में ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन में दो दो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ही मुझे ऊर्जा मिलती है। हम जो बोल रहे हो, पढ़ा रहे हैं, लिख रहे हैं, चल रहे हैं, किससे ऊर्जा मिलती है? इसी ग्लूकोज से। जब इस ग्लूकोज का आपके कोशिका में दहन होता है तब उससे ऊर्जा निकलती है। जैसे लकड़ी दहन होता है, लकड़ी जलता है तो उससे ताप ऊर्जा मिलती कि नहीं मिलती है? यस। उसी ताप ऊर्जा से आप खाना बनाते कि नहीं बनाते हैं? यस। उसी से आप खाना बना रहे हैं, उसी ताप ऊर्जा से आप पानी गर्म करके बिजली पैदा कर ले रहे हैं, टरबाइन घुमा करके, सब उसी से हो जा रहा है। वैसे जब इस ग्लूकोज जलता है कोशिका के अंदर तो इसी से आपका भैया निकलता है कौन? ऊर्जा। उसी ऊर्जा से हम सब चल रहे हैं। उस ऊर्जा को एटीपी बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। उसी ऊर्जा से हम चल रहे हैं। अब रियल मायने में सर इसको जमा कर रहा है तो मेरे मतलब मेरे पास, अगर मैं मोटा हूँ भैया तो मेरे पास बहुत सारी ऊर्जा जमा है। ठीक हो गई बात में? बहुत सारी ऊर्जा जमा है। इसका मतलब अगर आप में से किसी पतले आदमी को मैं ले लूँ अपने साथ और बोलूँ चलो बेटा हर रेगिस्तान घूम के आएंगे, और वहां जाकर दोनों भटक गए, अब खाने के लिए ना वहाँ खाना ना पीने के लिए पानी, तो पतला व्यक्ति जल्दी मर जाएगा और मोटा व्यक्ति सर्वाइव कर जाएगा, ज्यादा दिन जी जाएगा। क्यों? क्योंकि पतले पास तो चर्बी नहीं है, जो खाया था उतना ही ऊर्जा था। अब शरीर जितना बचा कुचा चर्बी उसमें से ऊर्जा खींचा, 2-4 दिन जिंदा रहा, फिर ऊर्जा ही नहीं है। जब ऊर्जा नहीं है तो आपके शरीर में ऊर्जा बनेगा ही नहीं, तो आपका शरीर हर एक ऑर्गन काम करना बंद कर देगा। फिर आपको चक्कर आएगा, फिर बेहोशी, फिर दिल धड़कना बंद, सब बंद, फिर आप मर जाएंगे। और क्योंकि मैं मोटा आदमी हूँ, मेरे पास चर्बी है, तो मैं वही जीऊँगा। क्योंकि जैसे मेरे शरीर को कमजोरी लगेगा, वो चर्बी में से इसको, आपका है ग्लाइकोजन को, तो फिर से ग्लूकोज में तोड़ देगा। कैसे तोड़ेगा बताऊंगा अभी। फिर से ग्लूकोज में तोड़ेगा, उस ग्लूकोज से मुझे ऊर्जा दे देगा। इसीलिए क्या होना अच्छा है, पतला कि मोटा? मोटा होना अच्छा है।
ठीक है बात भैया, खाइए पिए मस्त रहिए, मोटा मत होइए। ये मजाक की बात, आपको थोड़ी रेगिस्तान में जाना है ना। बाकी ये बता रहे बेनिफिट। अब यहाँ क्वेश्चन आ गया, इसको क्यों कहानी सुनाए थे। मैंने बोला कि सर अब रेगिस्तान में जाऊंगा मैं तो मैं ज़्यादा लंबे समय जी जाऊंगा, क्योंकि मेरे शरीर में जो ग्लाइकोजन है उससे मुझे ऊर्जा मिलेगी, मगर ऊर्जा तो आपने बताया सर ग्लूकोज से मिलती है, ग्लाइकोजन से कैसे? तो ग्लाइकोजन को फिर कोई चीज़ है जो वापस ग्लूकोज में तोड़ देगा। तो वो कहाँ पे है सर, वो क्या चीज़ है सर? तो इसी पैंक्रियास से एक और हार्मोन निकलता है, और उस हार्मोन का नाम है ग्लूकागॉन हार्मोन। क्या है? ग्लूकागॉन हार्मोन। लैंगर कुपिकाएं, है ना? हाँ, लैंगर कुपिकाओं से पैदा होता है, तो इससे हेल्प करते हैं। कौन है? ग्लूकागॉन हार्मोन। अभी ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता है? ये इंसुलिन का जस्ट उल्टा है। इंसुलिन दो ग्लूकोज को जोड़ के ग्लाइकोजन बना रही थी, ये ग्लाइकोजन को तोड़ के वो जोड़ रहा था, ये तोड़ के दो ग्लूकोज बना देगी। तो जैसे ही आपके शरीर में ऊर्जा, आपको कमजोरी महसूस होगी, चक्कर महसूस होगा, थकान लगेगा, तो देखिए आदमी बेहोश होता है, देखेंगे है ना, कभी देखिए अपना आदमी बेहोश हो गया, फिर 2-4 मिनट फिर उठता है, वो उठता है ना। तो बेहोश क्यों हुआ? क्योंकि ऊर्जा नहीं था। फट से भैया एक पेंक्रियास को सिग्नल भेजेगा दिमाग, अरे अरे आदमी बेहोश हो रहा है भैया, तुरंत तुरंत ऊर्जा बनाओ। तुरंत इंसुलिन यहाँ से ग्लूकागॉन हार्मोन छोड़ेगा। ग्लूकागॉन हार्मोन हार्मोन सब ब्लड में मिल जाते हैं, सीधा किस में मिल जाते हैं? ब्लड में मिल जाते हैं। ब्लड से शरीर में जहां भी आपका भैया है ग्लूकोज, सब जगह से ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाएगा। वो ग्लूकोज सभी शरीर के सभी सेल तक जाएगा, सेल ऊर्जा बनाएगी, उस ऊर्जा से फिर से आदमी जग जाता है 5 मिनट बाद। होता कि नहीं होता है? बेहोश हुए आदमी को होश कैसे आता है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। क्लियर हो गई बात ना? दो हार्मोन आपको याद रखना है, एक इंसुलिन और एक ग्लूकागॉन। कौन कौन? इंसुलिन और ग्लूकागॉन। समझ में आ गई बात ना? यस। आइए, ध्यान रखेंगे। चलिए, साइंस भी शाम को चल रहा है हालांकि। आगे बढ़ते हैं। अग्नाशय पेंक्रियास को सक्रिय कर मधुमेह में लाभ देता है। ये लिख लिए, ये लिख लिए, ये भी हो गया। ये लिख लीजिए यहाँ पर, इसमें कुंडलिनी जागरण में, इसके अंदर लिख लीजिए कुंडलिनी जागरण में, मंडूकासन लिख लीजिए मधुमेह वाले के बाद। कुंडलिनी जागरण में मन की एकाग्रता बढ़ाने में, और घुटनों का दर्द दूर करने में। अपनी माता जी होंगी, कोई होंगे भाई जिनको घुटने में दर्द होगा, उनको बोलिए मम्मी आप मंडूकासन कीजिए। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो इसको पढ़ के बता देना माता जी को, है ना? ठीक है, आप पढ़ लिख रहे हैं, थोड़ा ज्ञानी हो रहे हैं, तो अपने ज्ञान का उपयोग किया कीजिए, मदद किया कीजिए उस ज्ञान से। ठीक है, आपके पहचान किसी घुटने का दर्द है तो बोले धीरे धीरे आप कीजिए मंडूकासन, आराम होगा। अगला है सुप्त वज्रासन। देखिए, वज्रासन ऐसे मोड में बैठते हैं हम लोग, है ना? वज्रासन ऐसे बैठना होता है, इसी में सो गई है, बैठने के अलावा ये सो गई, इसलिए है सुप्त वज्रासन। इसके नीचे लाभ लिख लेंगे। नाभि का टलना दूर करता है, गुर्दे के लिए भी लाभकारी है। अब नाभि का टलना क्या है, तो कई बार बोलते हैं ना कि नाड़ खसक गया है, क्या बोलते हैं? नाड़ खसक गया है, सुने हैं शब्द आप लोग? नहीं सुने हैं? कभी आपको ऑटोमेटिक खुद महसूस हो जाएगा, कभी जब आप बहुत उम्र वाले हो जाएंगे, 30 साल 40 साल के जब हो जाएंगे आप, कभी आप कुछ भारी चीज उठाएंगे ना, तो बोलते हैं नाड़ उसक गया। नाड़ उसकना बोलते हैं। नाड़ उसकना मतलब जब हमारा नाभि केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु खसक जाता है। हमारे पूरे शरीर का, आपको आज एक बात बता देना कॉमन, हमारे पूरे शरीर में अगर मैं इसको उठा रहा हूँ, तो आज भी मेरी ताकत नाभि से ही जनरेट होता है। आप कभी कोई चीज करके देखिएगा, कोई भारी उठाएंगे, आप करते हैं ना ऐसा, देखिए महसूस की नाभि से ताकत आ रहा है, पूरा जोड़ यहीं पे लगता है, पेट टाइट हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? जब भी आपको भी ताकत लगे, देखिए आपको पेट ऑटोमेटिक टाइट हो जाएगा। अब तक लगे पेट टाइट हो जाएगा। पूरी ऊर्जा का केंद्र नाभि ही है व्यक्ति का। तो जब आप किसी भारी चीज को उठाते हैं तो वही ऊर्जा का केंद्र खसक जाता है। नाभि तो यही दिखने वाला नाभि यही है, ऊर्जा केंद्र उसका खसक जाता है। क्लियर हो गई बात ना? उसे बोलते हैं नाड़ी उसक जाना। जब वो उसक जाता है बेटा, तो उसका बहुत बड़ा दिक्कत है, आपकी बीमारी पकड़ाएगी ही नहीं। आपको उल्टी हो रहा है, आपको दस्त होना चालू हो गया है, आपको दर्द दे रहा है, आपको चक्कर आ रहा है, सब चीज होगा, आप सब टेस्ट कराओगे, कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा। बाद में कोई जानकार आदमी मिलेगा, बूढ़ा बुजुर्ग, तो बताएगा अरे तेरा नाड़ी उसक गया है रे बाबा। तो उसमें करते हैं अलग 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 तरीके से, लोटा लगाते हैं यहाँ पर, उसमें से गमछा फंसाते हैं, कोई गमछा लगा खींच देता है, कोई दिया जला के उसमें से खींच देता है, इसलिए अलग तरीके से नाड़ी को फिर से बैठाया जाता है। फिर कोई बात, तो वही है ये नाभि का टलना दूर करना। आधुनिक जमाने में जी रहे हैं ना, हम लोग बहुत कम चीज़ों के बारे में जानते हैं, फिर ये सब जानिए, क्योंकि जब आपके आने वाले भविष्य में आपकी वाइफ को, आपके बच्चों को तकलीफ होगा, तो आप इलाज करा के थक जाएंगे, और इलाज बीमारी मिलेगा नहीं, है ना? क्योंकि किसी रिपोर्ट में ही नहीं आएगा। है, उस दिन सर का क्लास याद करना, सर कुछ ऐसा बताए थे यार,
और नाभि को फिर दूर कैसे करें, कैसे उसको ठीक करेंगे, आपको उस समय तो कोई मिलेगा नहीं। यूट्यूब में सब दिया है, देख लेना, खुद से घर में कर लेना। ठीक। चलो, इस आसान से पेट के नीचे वाला भाग खींचता है, इस आसन से, जिससे बड़ी आंत सक्रिय होने से कोष्ठबद्धता दूर होती है। छोड़ दीजिए। अगला है चक्रासन। अगला जी है चक्रासन। आप में से कितने हैं जो चक्रासन कर लेते हैं? क्या बात है, वेरी गुड, पूरा योगा मास्टर है आप तो। बहुत बढ़िया। और कौन कौन कर लेता है चक्रासन? कोई नहीं? मैं भी कर लेता हूँ। तो ये इतना मोटा होने के बाद भी कर ले रहा हूँ, शरीर हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अभी भी मैं हाई किक मार दूंगा मेरे सर से ऊपर आप लोगों के मुंह तक। अभी मैं मवासी गिरी किक मार सकता हूँ, हाई किक मार सकता हूँ, साइड किक मार सकता हूँ। मवासी गिरी किक मारूंगा तो आपका सर चकरा जाएगा, बेहोश भी हो जाएंगे, शायद कोमा में भी चल जाए। मवासी गिरी किक होता है, मार्शल आर्ट का लैंग्वेज है ये, मार्शल आर्ट सीखा हुआ हूँ मैं इसलिए। आगे बात तो होता है आपको एक और यहाँ से दूसरा दूसरा चीज बता रहा हूँ, जीवन का चीज सीखिएगा ध्यान से। जब आप कुछ बहुत पावर वाला काम करेंगे ना, जैसे जिम जाके बॉडी बनाना, मार्शल आर्ट, कराटे, फुटबॉल खेलना, बहुत आप गेम खेल रहे हैं, आपके शरीर को बहुत ज़्यादा मेहनत का आदत है। और जब अचानक से वो मेहनत जो आपके रूटीन में आ चुका था, आप जैसे ही अचानक से वो मेहनत आप छोड़ देंगे, सुना की बात, तो आपके बॉडी को तो उतनी ऊर्जा का आदत रहेगा, उतना ऊर्जा खींचूँ उतना ऊर्जा खींचूँ, ठीक हो गई बात। तो जब ऊर्जा खींचेगा और आप ऊर्जा निकाल नहीं रहे हैं, तो आपके शरीर में मोटापा अचानक से बढ़ जाएगा। इसलिए देखिएगा, जो भी जिम करके जिम छोड़ता है उसका पेट निकल जाता है। कभी गौर किए इस चीज को? इसका मतलब जिम कैसी चीज है, एक बार घुस गए तो मरते दम तक जीवन भर करो। अगर छोड़े बीच में करके क्या बॉडी वॉडी बन के अब छोड़ दूंगा, फिर से पेट फेंक देगा, और वो पेट जो फेंकेगा वो आसानी से अंदर भी नहीं होगा फिर। समझा गई बात? इससे अच्छा क्या है कि जिम जाओ ही मत, घर में योगा व्यायाम करो, धीरे धीरे वो अंदर होता है। योगा व्यायाम से जो पेट अंदर होगा वो निकलता भी बहुत धीरे धीरे बाद में, जब आप बहुत लापरवाही करेंगे। ये हो गई बात। जब मैं मार्शल आर्ट करता था तो मैं भयंकम पतला, आपको फोटो दिखाऊंगा तो आप लोग हंसने लगेंगे, इतना पतला था मैं। ठीक है, इतना ज़्यादा पतला। उस समय हम लोग इतना मार्शल आर्ट करते थे कि अपने पेट पे से हम लोग बाइक गुजार लेते थे। हम लोग भैया अपने नकल से इस पे पूरा काला काला पत्थर जैसा हो गया था, हम लोग ईटा वीटा सब फोड़ देते थे, सब चीज़ की हैं, सब जितना मूवी में देखते हैं आप लोग, सब हम लोग कर चुके हैं वो सब चीज़। फिर जब हम अचानक से पढ़ाई करने गए, कॉलेज करने गए, स्कूल टाइम में किए सब, कॉलेज करने गए सब छूट गया अचानक से। तो भाई सुबह आप जा रहे हैं एक जगह से, ट्रेन, मेरा कॉलेज कैसा जाता है, सुबह निकला हॉस्टल से, ट्रेन पकड़ा, ट्रेन पकड़ के भिलाई से दुर्ग गया, वहाँ से भी ऑटो किया, वहाँ से कॉलेज गया, कॉलेज में पढ़ा, पढ़ के वापस ऑटो पकड़ा, वापस स्टेशन आया, स्टेशन ट्रेन पकड़ के फिर वापस यहाँ आया, फिर पैदल चल के हॉस्टल, इतना था। तो सुबह शाम इसी में खत्म हो जाता था, सब छूट गया। तब मेरा मोटापा बढ़ना चालू हुआ, फैट बढ़ना चालू हुआ। बाकी बात, जब आपको शरीर को बहुत मेहनत का आदत अगर आप लगा देंगे और उसको मेंटेन नहीं रखेंगे तो मोटापा होना तय है। इसलिए सबसे अच्छा है जैसा नेचुरल शरीर है वैसे ही रहो। क्लियर हो गई बात ना? उसमें हल्का फुल्का मेंटेन करना है तो मेंटेन करो खुद से घर में, है। आई। और जैसे जेनेटिक है, जैसे मेरा जेनेटिक क्या है, अगर मैं खुश रहूंगा, मैं खाना कम खाऊं ज्यादा खाऊं, मेरे को खाना मत दो, मैं खुश हूँ, मेरा शरीर ऐसे ही रहेगा, मोटा ही रहेगा मेरा शरीर। हाँ, अगर मैं बहुत टेंशन में आ जाऊंगा, कितने भी खाना खाता रहूंगा, तो मेरा शरीर गलने लगेगा। तो मेरा शरीर खाने से नहीं बढ़ता घटता है, मेरा शरीर टेंशन से गलता बढ़ता है, इसलिए ना टेंशन में शरीर गल जाता है बोलते हैं ना, वही केस। इसलिए आपको हमेशा टेंशन नहीं लेना है। तो पतले लोग तो और नहीं ले सकते टेंशन, बच्चों को वो भी खत्म हो जाएगा, है ना। दोनों पतले लोग भाई बच कर रहना, हाँ। देख लो। चलो, आगे बढ़ते हैं। चक्रासन में लिख लीजिए, टली हुई नाभि ठीक करने के लिए, वही वाला। नाभि खसक गया तो नाभि में खिंचाव आता है यहाँ पर। अब आपके बीवी बच्चे को ये मत बोलिएगा नाभि खसक गया तो चल चक्रासन कर करके, जब कमर वमर टूट जाएगा, लफड़ा हो जाएगा, ठीक है। शरीर में लोच उत्पन्न होती है जो जरा को दूर भगाता है, छोड़ दीजिए। शरीर में स्फूर्ति, शक्ति एवं तेज की वृद्धि करता है। कटी पीड़ा और श्वास रोग, सिर दर्द, नेत्र विकार में विशेष, ये लिख लीजिए, सिर दर्द और नेत्र विकार में सहयोग। जहां भी आपका मुंडी नीचे होगा, मुंडी नीचे जाएगा, वहां आपके नेत्र और दिमाग वाली चीज में बहुत फायदा होगा, इसलिए शीर्षासन करते हैं लोग। और हाथ पैर की मांसपेशियों को सबल बनाता है तो दिख ही रहा है। अगला है मत्स्यासन, मछली वाला। देख लीजिए मत्स्यासन, ठीक है। मत्स्यासन, मत्स्यासन लिख लीजिए। कहाँ गया भैया हमारा, क्या लाभ लिख लीजिए। सर्दी, जुकाम, श्वास, दमा, टॉन्सिल, गले के अनेक रोगों को दूर करता है, इसको पूरा लिख लीजिए, सब इंपॉर्टेंट है। हर दिन आप इस चीज़ से पीड़ित रहते हैं तो घर में खुद भी उपयोग कर सकते हैं इन चीज़ों का, है ना। और नीचे लिख लेंगे दूसरा, मधुमेह में लाभ, ये भी आपका शुगर से जुड़ा हुआ हो गया। तो शुगर से जुड़ा कौन कौन हो गया, मंडूकासन और आपका मत्स्यासन, तो दोनों पानी वाला। मैं पानी, मछली भी पानी में, मेंढक भी पानी में, है ना, तो याद रखना मछली और मेंढक वाला मधुमेह के लिए लाभदायक है।
तब आपको आगे आ रहा है सूर्य नमस्कार, जिसको हम पढ़ चुके हैं। सूर्य नमस्कार के बाद हम चलते हैं आगे। आसन वगैरह हम देखे थे। हुआ भुजंगासन लिखवा दिया था, है ना? लिखें, लिख लीजिए भुजंगासन का भी लाभ लिख लीजिए। भुजंगासन लाभ लिख लेंगे। पेट के सभी विकार, कब्ज, अफरा, पर में लिखवाया था, ये भी लिख लीजिए सीक्वेंस में एक तो। मोटापा और पेट से संबंधित बीमारी, बस ये दो की पॉइंट लिख लीजिए। पेट संबंधित बीमारी और मोटापा कम करने के लिए। अगला लिख लीजिए मकरासन, इसको लिख लेंगे शरीर की लंबाई बढ़ाने के लिए। ये ना लिखवाया था ऊपर में, वही तो बोल रहा हूँ, ग्रोथ कम करने के लिए। अगला इसको लिखिए, इसको नहीं लिखे हैं, सलभासन। अगला लिख लीजिए सलभासन। सलभासन के बाद लिख लीजिए शरीर की समस्त नाड़ियां शुद्धि होती, जंघा व घुटने का दर्द मिटता है, कमर पतली लचीली, सीना चौड़ा पुष्ट होता है, कब्जियत दूर, पाचन क्रिया होती है। इसमें लिखिए पाचन क्रिया सुधार हेतु, इसमें क्या लिखेंगे? पाचन क्रिया में सुधार के लिए और नाड़ी शुद्धि के लिए। और इसमें स्पेशली लिखेंगे महिलाओं के लिए उपयोगी। क्या लिखेंगे? महिलाओं के लिए उपयोगी। जिन भी महिला के मेंस्ट्रुअल साइकिल में दिक्कत हो रहा हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर ना हो रहा हो, उनको ये करना चाहिए आसन। क्लियर हो गई बातें? ध्यान रखेंगे। तो आप भी अपने भैया माताओं को, बहनों को, बीवी को, जो भी आपके जीवन में बनेंगी, या आप भी अपने सहयोगी को, दोस्त को, यार को सलाह कर सकते हैं, ठीक है? जिनको भी दिक्कत हो रहा हो उन महिलाओं के लिए। अगला है सट कर्म। ये 6 कर्म क्या है? लिख लीजिए सट कर्म। सट कर्म में पहला लिख लीजिए अकुंजल क्रिया। पहले 6 क्रिया का नाम लिख लेंगे, है ना? लिखिए, पहला लिख लिए अ, ये 6 में एक लिख दिए, एक कुंजल क्रिया लिख दिए, पॉइंट 2 डालो। लिखो ब जल नेति, दूसरा जल नेति। फोटो को देखते रहिएगा, धीरे धीरे दिमाग में आएगा आपको। पहले वाले में क्या कर रहे हैं? ऐसे मेंढक ऐसे बैठ करके पानी पी रहे हैं, जो पानी पिए उसको निकाल रहे हैं, इससे पेट की शुद्धि हो गई, स्टमक की शुद्धि हो गई। ठीक हो गई बात ना? यस। पेट की शुद्धि के बाद नाक की शुद्धि कर रहे हैं, देखिए नाक की ईश्वर से ले रहे हैं पानी, ईश्वर से निकालेंगे तो भैया जल नेति। नेति माने नाक, जल जल डाल के। ठीक, दूसरा है जल नेति, सब शुद्धि का काम है सट कर्म। आसन छः छः शक्ति विकसक। पहले सट कर्म को, सट कर्म में हम कुंजल क्रिया को समझते हैं। कागासन, तो कौन सा आसन बैठ रहे हो? कागासन में। तो पूछेगा कुंजल क्रिया में किस आसन बैठना चाहिए? कागासन में। कागासन में बैठा हुआ है। कागासन में बैठकर पिए पेट भर नीर, फिर युक्ति से काढ़िए, रोग न होए शरीर। क्लियर हो गई बात ना? तो आवश्यक सामग्री गुनगुना जल आपको पीना है सुबह उठते साथ। आप जब भी जिस भी दिन में आप योगा नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ आपको दिक्कत नहीं है, तो हर दिन गुनगुना करके पानी पी लिया करो। सुबह उठते हो, उठते साथ सबसे पहले भैया इसी मोड में बैठ करके आपको गुनगुना पानी पीना। गुनगुना का मतलब जिसमें आपके जीभ को गर्माहट का एहसास ना हो। गर्माहट मतलब कि मुंह जलना नहीं चाहिए। इतना गर्म आप चाय पीते हैं उतना गर्म नहीं, ऐसा पानी, इतना गर्म हो पानी जिसको आप आराम से गले में नहीं उतार पा रहे हैं, फिर उसको बोलते हैं गुनगुना पानी। आपके शरीर के तापमान से 1-2 डिग्री ऊपर नीचे बस। तो गुनगुना पानी आपको पीना है। गुनगुना जल पीने योग्य जग गिलास में भर लीजिए, उकड़ू बैठ जाइए, लगभग 6 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। 6 गिलास पानी पीना है ना, ताकि भैया पूरा यहाँ तक भर जाए, आपको समझ गया? अब नहीं हो पाएगा, पीना है उतना। 6 गिलास पानी, गुनगुना पानी पी लीजिए, और जितनी जल्दी हो सके इसे पी लीजिए। यानी कि पीते पीते में समय बिता दिए, क्योंकि तो भाई शरीर फिल्टर करने लगेगा, वो तो यूरिन बन जाएगा। नहीं, जल्दी जल्दी पीना है, पी लीजिए, और जितनी जल्दी हो सके इसे पी लीजिए। खड़े होकर आगे झुकिए, अब खड़े होकर के आगे झुक जाइए, जैसे मैप में दिखा रहा है।
दाहिने हाथ की तर्जनी और मध्य यमा गले से अधिक अंदर डालिए। नाखून, उंगली को अंदर डालना है, बोल रहे हैं उंगली करके, गरारा करते हैं ना, उंगली डाल के उल्टी करना है आपको वापस। हो गया। अधिक से अधिक अंदर डालिए। नाखून छोटे तथा साफ हो। उसके बाद जीवा के पिछले भाग पर मध्यमा से दबाव डालिए। इसमें वमन होगा, वमन उल्टी होगा और पेट का संपूर्ण जल तेजी से बाहर आ जाएगा। जल के पूर्णतः निकलते तक जीवा पर दबाव डालते रहिए। जब तक पानी नहीं निकल रहा, आपको निकलेगा और निकलेगा, तो उंगली करते रहो, आने दो पानी आने दो और उंगली करते रहो। हाँ, और ऐसा आपको हर सप्ताह में एक बार कम से कम करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं उनको गैस की बीमारी दूर रहती है। समझ गई बात? गैस की बीमारी जैसे ये दूर होगी, इससे उनके शरीर में जिनका चेहरा डल रहता है, झुर्री पड़ रहा है, फोड़ा फुंसी निकल रहा है, वो बीमारी दूर रहती है। बाल झड़ रहा है, बाल झड़ने की बीमारी दूर होती है। अपच होता है, अपच की बीमारी दूर रहती है। सब चीज का फायदा है इसमें, बहुत सारे बेनिफिट है। क्लियर हो गई बात ना? सप्ताह में 2 दिन प्रातःकाल, मैं सप्ताह में 1 ही दिन आपको बोल रहा हूँ, 2 दिन इसमें लिखा, और आप 1 ही दिन कीजिए फिलहाल के लिए, अगर करेंगे तो। सवाल करेगा कोई नहीं पता है मेरे को, मगर कीजिए, करना चाहिए। सप्ताह में 2 दिन प्रातःकाल शौच निवृत्ति के बाद, आपको टॉयलेट वगैरह सब चीज कर लें आप, उसके बाद ही बिल्कुल खाली पेट में यह क्रिया करें। नहीं तो उसके साथ कुछ और भी निकल जाएगा, दिन रात में जो खाना खाएं वो भी निकल जाएगा, है ना। इसलिए भैया जब पूरा पेट वगैरह साफ हो जाए तब ये करना है। कुंजल से अमाशय में स्थित कफ, पित्त, बिना पचा हुआ अन्न आदि बाहर निकल जाता है। कफ रोग, श्वास, दमा, देखिए कहाँ का फायदा हुआ। कफ रोग, श्वास, दमा, अम्ल पित्त में काफी लाभदायक है। सिर में दर्द, चक्कर आने में भी यह क्रिया लाभदायक है। बाद में इसे सप्ताह में एक बार भी किया जा सकता है, तो आप एक ही बार कीजिए अगर कर रहे हैं तो। फिलहाल आप महीने में एक बार करके चालू कीजिए, फिर 15 दिन में एक बार कीजिए, सप्ताह में एक बार कीजिए, और सप्ताह में एक बार को मेंटेन रखिए। ठीक हो गई बात है ना? Yes। अभ्यास के 20 मिनट बाद तक अन्न ग्रहण नहीं करना है। दमा, पेट के नासुर, हृदय विकार व हार्निया में निर्देशक से सलाह लेकर करना है। तो बीमारी है तो इसको नहीं करना है। हो गई बात है? वैसे सब बढ़ा दी है लगभग इंपॉर्टेंट चीज। तो आपको योगा वाला चैप्टर जितना क्वेश्चन आने का चांस है वो सब फील्ड हमने टच कर दिया। बाकी 2 PDF आपको दे दिए हैं, इसको अगर पढ़ करके रीड आउट करके चल जाइएगा। ठीक हो गई बात ना? दोनों उसमें 41 से 64 पेज पढ़ना है, इसमें लास्ट वाला चौथा ही का ही है, बस वही पढ़ना है आपको अच्छे से। ठीक हो गई बात? पूरा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हो गया इतना क्लियर ना? इतना पढ़िएगा तो आपको योग का काम खत्म हो जाएगा। छात्र प्रबंधन का हम पढ़ा दिए थे, वो वाला आपका टॉपिक क्लियर हो गया है ना। अब हम लोग चालू करेंगे, होगा तो बाल मनोविज्ञान का टॉपिक चालू करेंगे। बाल मनोविज्ञान में 10 नंबर का जो पोर्सन है उसके लिए हम लोग आपको टॉपिक पढ़ना चालू करेंगे। फिर बता रहा हूँ, बाल मनोविज्ञान का जो 10 नंबर का टॉपिक है उसमें 10 टॉपिक है, दिखने में 5 दिखता है। 10 टॉपिक पूरे छत्तीसगढ़ में अन्य संस्थानों में 10 से 12 क्लास में खत्म कर दिया गया है। उससे नहीं होगा क्योंकि मैं वैसे टाइम पास पढ़ाता नहीं हूँ। हो गया इसका मतलब? इसका मतलब मैं पूरा बाल मनोविज्ञान 30 से 35 क्लास में पूरे एक महीने से ऑफलाइन बैठा करके बच्चों को पढ़ाया हूँ। 50-60 बच्चे पढ़े, ऑफलाइन लॉन्च किए थे केवल 500 रुपये में, पढ़ के बच्चे चले गए। वही क्लास अगर आपको पढ़ना होगा पूरा डिटेल में तो उसको आप ऑनलाइन ले सकते हैं। मैं अब जो पढ़ाऊंगा इस बीच में, क्योंकि आपको समय कम है, आपको खुद भी घर में रिवीजन करने का समय चाहिए, तो मैं उसमें फास्टक रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है? तो मैं फास्टक तरीके से रिवाइज करवाते हुए चलूंगा। जो एकदम नहीं पढ़े हो उसको समझ में आएगा, ये बता, जो कुछ नहीं जानते उसको भी समझ में आएगा। और मैं एकदम समय दे देकर उसको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि समय देकर पढ़ाऊंगा तो एक टॉपिक एक सप्ताह लगता है मेरे को पढ़ाने में। तो अब भैया 7-10 टॉपिक है तो उतना समय आपके पास है नहीं। क्लियर हो गई बात ना? इसलिए भैया मैं फास्टक रिवीजन कराऊंगा, लेकिन 10 नंबर में जो जहाँ जहाँ जब पोर्सन से क्वेश्चन बने के चांस है वो एक बार आप ऊपर ऊपर देख करके जा सके। ठीक हो गई बात? इसका मतलब उसमें से जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें से क्वेश्चन हो सकता है, फंस भी सकता है, नहीं भी। इसलिए उसको अगर आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है तो ऑनलाइन है, वो मेरा ही पढ़ाया हुआ पूरा 30-35 क्लास है, बैठ के पढ़ लेना, क्लास लेना ऑनलाइन, बैठ के भी खत्म करना, बहुत पर्याप्त टाइम है। एक दिन एक वीडियो देखोगे, 2 वीडियो देखोगे, खत्म हो जाएगा, है ना। एक दिन 2-2 वीडियो देखना खत्म हो जाएगा वो। बाकी रिवीजन मैं फास्ट तरीके से करा दूंगा। तो 4 नंबर का जो खेल शिक्षा योगा छात्र प्रबंधन था, इसमें से हम लोग छात्र प्रबंधन पढ़ लिए, 1 नंबर तय। योगा पढ़ लिए, 2 नंबर तय। इसमें से जो अधिनियम वाला हिस्सा है, इसमें नई शिक्षा नीति को अच्छे से जानना है। उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में किस दिन हो तो उसको क्वेश्चन करवा देंगे लास्ट लास्ट टाइम, ताकि इस 4 में से 3 नंबर हमारा कवर हो जाए। ठीक है? बाकी जो आगे 10 नंबर वाला, इस 10 नंबर को भी हम लोग पढ़ना चालू करेंगे कल से। ठीक हो गई बात है ना? इस तरीके से हम वो जो 14 नंबर वाला पोर्सन है इसको टारगेट करके पढ़ेंगे। ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट।